अब मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम सौरभ लाल है और हम लखनऊ में इस संस्था को हमने स्थापित किया है, मॉडल गांव की संस्था को। मैं इसका चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ हूं और मुझे बहुत खुशी है यहाँ पे श्री मुनीश सर का स्वागत करते हुए। सर हमारे मॉडल गांव संस्था के प्रेसिडेंट हैं और सर का मैं कुछ बैकग्राउंड आपको बता दूं कि सर रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर नाबार्ड रह चुके हैं और नाबार्ड पे इतने मुख्य ओहदे पे होने की वजह से इनका बहुत अनुभव है रूरल साइड पे, वहाँ पे किस तरह से विकास काम होते हैं। इन सर के नेतृत्व में बहुत सारी बड़ी स्कीमों का उनको लागू किया गया और उनका फायदा देखा गया। तो सर का अनुभव रूरल बैकग्राउंड में और खासतौर से एफपीओ के क्षेत्र में काफ़ी माना जाना है और हमें बहुत खुशी है कि उनके नेतृत्व में हम इस संगठन को आगे लेके चल रहे हैं। मॉडल गांव का अगर मैं एक संक्षिप्त इंट्रोडक्शन आपको दूं तो मॉडल गांव डॉक्टर हीरालाल जो एक आईएएस सर्विंग आईएएस ऑफिसर हैं और सर बांदा के पूर्व डीएम भी रह चुके हैं, ये उनका ब्रेन चाइल्ड है। और ये जब वो बांदा में कलेक्टर थे तो उन्होंने बांदा के कई पहलुओं पे, जहाँ पे बांदा पिछड़ रहा था, उस पर काम किया था। चाहे वो पानी हो, चाहे वो कृषि हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो हेल्थ हो, मेल न्यूट्रिशन हो। और उसी दौरान जब उनकी मुनीश सर से मुलाकात हुई तो मुनीश सर ने इस बात को वो संज्ञान में लाए कि आपने जो इतना सारा काम किया है डेवलपमेंट का, और ये काफ़ी काबिल तारीफ काम है। और ख़ास तौर से कुछ सरकारी आंकड़े को अगर मैं आपके सामने रखूं तो जब उनका पानी पे काम हुआ, और हम सबको पता है कि बांदा बुंदेलखंड रीजन में आता है और बुंदेलखंड में पानी की समस्या आज की नहीं, काफ़ी पुरानी है। लेकिन 1.5 साल के सर के टेन्योर के अंदर डॉक्टर हीरालाल जी ने जिस तरह से वहाँ पे पानी पर काम किया, 1.5 साल के अंदर वहाँ पे पानी का जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो 1.34 मीटर बढ़ गया, जो कि बुंदेलखंड रीजन के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। और उसी के साथ उनके जो उन्होंने कृषि में काम किया और इस पानी में जो वाटर लेवल में इंक्रीज हुआ, उससे एग्रीकल्चर में 18.5% का इंक्रीज हुआ प्रोडक्टिविटी में, जो कि एक बहुत बड़ा जंप है एक बहुत ही 1.5 साल के छोटे टाइम स्पैन में। तो इसी तरह का जब उन्होंने बाकी चीज़ों पे भी काम किया और मुनीष सर का ये एक आइडिया था कि हम अभी जो काम एक एक करके अलग अलग प्रोजेक्ट्स पे हुआ है, अलग अलग एस्पेक्ट्स पे हुआ है, उसको अगर हम एक एकत्रित करके देखें तो ये हर वो काम है जो एक आम गांव को एक मॉडल गांव, एक आदर्श गांव बना सकता है। और वहीं से इस संस्था की स्थापना का एक चर्चा शुरू हुई और आज हम आपके सामने हैं। तो मॉडल गांव एक संस्था है जो गांव में गांव वालों के साथ मिलके उनके गांव को कैसे हम एक आदर्श गांव, एक मॉडल गांव बना सकते हैं, उसके लिए कार्यरत है। और अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा मुनीष सर से कि वो आप सबके सामने आके मॉडल गांव के कॉन्सेप्ट को समझाएं, उसकी जानकारी आपसे साझा करें और उसके बाद फिर हम एफपीओ पे कुछ डेडिकेटेड समय देंगे। और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। मुनीष सर, आपका जी, स्वागत है। थैंक यू सौरभ जी। सभी लोगों का जो आज इस चर्चा में भाग ले रहे हैं, सभी का स्वागत है। और जैसा कि सौरभ जी ने अभी बताया कि हम लोगों ने ये एक मॉडल गांव की व्यवस्था यहाँ बनाई है। मॉडल गांव बनाने के लिए एक शुरुआत करने की कोशिश की गई है और इसकी बैकग्राउंड भी सौरभ जी ने बताई कि जब डॉक्टर हीरालाल बांदा के कलेक्टर थे तो वहाँ जो अच्छे काम हुए, बहुत सारे अच्छे काम हुए गांव के विकास के लिए, उन सब अच्छे कामों को वो अलग अलग गांव में हो रहे थे। हमने कहा इसको सारे कामों को इकट्ठा करो, ये हर एक गांव में इनको किया जाए तो ये गांव अच्छा गांव बन सकता है। जब हम कहते हैं मॉडल गांव, तो ये कोई नई अवधारणा नहीं है। मॉडल गांव जब हम कहते हैं तो हम एक ऐसा गांव देखते हैं अपने सपनों में कि जो सभी तरह की समस्याओं से मुक्त हो, तो और पूरी तरह से विकसित हो, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से विकसित गांव हो, ऐसे गांव को हम मॉडल गांव कहेंगे। तो जो हमारा उद्देश्य है मॉडल गांव की इस परिकल्पना को धरातल पे लाने का, उसका यही है कि हर गांव का एक चहुमुखी विकास होना चाहिए। हम सब लोग जो यहाँ बैठे हुए हैं, मैं भी गांव से हूँ, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं,
सबके गांव में कुछ ना कुछ अच्छा काम जरूर हो रहा होगा, एक काम तो जरूर अच्छा हो रहा होगा, लेकिन एक काम से गांव को हम ये नहीं कह सकते कि इसका चौमुखी विकास हो रहा है। हो सकता है कि गांव में आजकल सरकार काफी पैसा देती है, अच्छी सड़कें बन गई हो सकता है कि आपके यहाँ सोलर लाइट के कुछ जगह पर सोलर लाइट भी लग गई हो। ये हो सकता है कि आपके गांव का जो स्कूल हो उसकी टाइलिंग हो गई हो, उसकी व्हाइट वॉश अच्छी हो गई हो, पुताई हो गई हो। लेकिन इस सब से ये अलग अलग चीजें अगर हो रही हैं तो इससे हम ये नहीं कह सकते कि ये गांव एक विकसित गांव हो गया या मॉडल गांव हो गया। तो अगर हमको गांव को विकसित होने की परिभाषा के अंतर्गत लाना है तो गांव में बहुत सारी चीजें हमको एक साथ करनी पड़ेंगी। ये इस पूरी अवधारणा के पीछे एक सोच है। तो इसको कैसे किया जाए? हम सब लोग ऐसा नहीं है कि हमारे दिमाग में आइडियाज नहीं है, सबके पास आइडियाज है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए, ऐसे करना चाहिए। लेकिन कई बार हमको इस तरह का मौका नहीं मिलता है कि हम अपने आइडिया को एक्शन में भी ला पाए या उस पर कुछ काम कर पाए। तो ये कोशिश हम लोगों की तरफ से यही है कि हम इस आइडिया पर काम करें। तो कैसे करें, इसके आगे कैसे होगा? हमने सोच लिया कि चलिए चौमुखी विकास करना है, तो अब आगे क्या? तो सबसे पहले जो करना पड़ेगा गांव में, वो हमको ये करना होगा कि हमको लोगों की सोच बदलनी पड़ेगी। आप सभी लोग इस बात से सहमत होंगे कि कोई भी नई चीज जब होती है, चाहे कितना भी बड़ा अनुसंधान हो, कोई भी बड़ी चीज बनाई जाती है, तो जो साइंटिस्ट भी बनाते हैं, वैज्ञानिक भी हमारे बनाते हैं, तो सबसे पहले वो आइडिया उनके दिमाग में आता है कि हमको ऐसा करना चाहिए। और उस जब सोच में आ जाता है तो सोच के बाद उस पर काम शुरू होता है। तो सबसे पहला काम अगर हमको गांव का चौमुखी विकास करना है तो वहां के लोगों की सोच को पहले विकसित करना होगा। हमको बार बार लोगों से मिलके बात करके उनको तैयार करना होगा कि हमको अपने गांव को विकसित करना है। और ये हमारा पहला सबसे पहला काम हम जो करना चाहते हैं वो ये है कि हम लोगों से इस पे चर्चा करें, लगातार चर्चा करें और लोगों के सोच में हम लाएं कि हाँ, हमें अपने गांव को एक विकसित गांव बनाना है। विकसित गांव कैसा होगा? अगर आधारभूत सुविधाओं की बात करें तो जैसा अभी आप लोगों ने एक वीडियो में देखा कि उस गांव में सभी तरह की आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं, लेकिन उन सब आधारभूत सुविधाओं के उपलब्ध होने के बावजूद भी हिमांशु पटेल ने ये कहा कि मैं इससे संतुष्ट नहीं हूं, मैं गांव को आदर्श बनाना चाहता हूं, केवल मॉडल नहीं आदर्श बनाना चाहता हूं। तो आदर्श बनाने के लिए फिर आधारभूत जो सुविधाएं हैं उनके अतिरिक्त भी बहुत कुछ हमको करना होगा जिससे कि हम गांव को अच्छा कह सके कि हमारे गांव में। और उसमें एक पैरामीटर उन्होंने बताया जो अमिताभ बच्चन जी ने भी बोला था कि पिछले 3 साल से उनके गांव में कोई एफआईआर किसी ने किसी के खिलाफ नहीं की है। ये एक पैरामीटर है। तो इसी तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं जिनको भी हमको देखना पड़ेगा कि अगर हमको गांव को विकसित करना है तो उसमें ये सब चीजें होनी चाहिए। तो इसके लिए हमने एक विलेज मैनिफेस्टो बनाया, विलेज घोषणा पत्र। घोषणा पत्र का मतलब ये नहीं है कि हमने कोई पॉलिटिकल घोषणा पत्र बना दिया, नहीं। मैनिफेस्टो अंग्रेजी का शब्द है और घोषणा पत्र जब हम कहते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि मैं ये घोषणा करता हूं। मैं क्या घोषणा कर रहा हूं? जो हम लोग विलेज मैनिफेस्टो में जो लिख रहे हैं, हम क्या घोषणा कर रहे हैं? हम ये घोषणा कर रहे हैं कि मैं अभी आगे आऊंगा उस पर, कि हम अपने गांव में इन 1 2 3 4 5 6 से लेके 25 तक हमने जो इंडिकेटर्स बनाए हैं, जो संकेतक बनाए हैं, हम इन पर काम करेंगे और इनको प्राप्त करेंगे, तब हमारा गांव एक मॉडल गांव बनेगा या एक विकसित गांव बनेगा। तो जब वो उस मैनिफेस्टो में, अभी मैंने बताया कि मैं आगे आऊंगा उस पर कि हमने क्या क्या उसमें इंक्लूड किया है, तो उसके बाद इस बात को सवाल पूछा जाता है कि इस विकास करना है तो करिए, विलेज मैनिफेस्टो की क्या जरूरत है? आप घोषणा पत्र क्यों बना रहे हैं? अरे भाई, हम कोई भी चीज अपने दिमाग में लाते हैं तो उसको अपना डायरी में लिख लेते हैं कि भूल नहीं जाए।
सब लोग लिखते होंगे अपना, जैसे हम लोग हिसाब किताब अपना लिखते हैं, वैसे ही कोई भी नया आइडिया आता है तो हर आदमी जो भी जिसके भी दिमाग में नया आइडिया आता है और उस पर काम करना चाहता है, तो वो सबसे पहले ये काम करता है कि उसको एक डायरी में लिख लेता है अपनी, कि जिससे कि ये मुझे याद रहे, मेरे दिमाग से नहीं निकल जाए। तो अगर विलेज मैनिफेस्टो में जो हम लोगों ने बातें कही हैं वो अगर हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा, तो ऐसा क्या परिवर्तन आ जाएगा गांव में। तो हमको ये लगता है और सभी लोगों को आपको लगेगा जब हम आगे चर्चा में चलेंगे कि अगर उतनी चीजों को गांव में हम अचीव कर लेते हैं, प्राप्त कर लेते हैं, तो एक तो यह है कि गांव में कोई गरीब नहीं रहेगा, क्योंकि हमने उस विलेज मैनिफेस्टो में इसकी बात भी बहुत जोर शोर से की है कि हम गांव में आज भी ज्यादातर गांव में अगर आप घुसते हैं तो घुसते ही पता लगता है कि गांव के लोगों का जीवन स्तर कैसा है। ज्यादातर का पता लग जाएगा, कुछ का हो सकता है कि नहीं पता लग पाए उससे जो गांव का वातावरण है, लेकिन मोटा मोटा पता लग जाता है कि ये गांव कैसा है। तो एक तो यह है कि आज भी गांव में अगर हम गरीबी ना भी कहें तो भी हम ये तो कह ही सकते हैं कि लोगों के पास पैसे की कमी तो है। हम उसको गरीब ना कहें कि गरीबी की परिभाषा अलग अलग हम लोग हमारे मन में हो सकती, लेकिन लोगों के पास धन का अभाव है गांव में। तो उस धन के अभाव को कैसे समाप्त किया जाए, इसकी व्यू रचना हमने अपने विलेज मैनिफेस्टो में दी है। दूसरा यह है कि गांव में हम लोग देख रहे हैं सबसे बड़ी समस्या है कि हमारे नौजवान बहुत ज्यादा संख्या में बेरोजगार घूम रहे हैं। तो गांव में ही रोजगार को कैसे उपलब्ध करवाया जाए, इसकी आवश्यकता है, क्योंकि रोजगार आप जहां रह रहे हैं वहां अगर आपको मान लीजिए शहर में आप जाते हैं और आपको 10,000 रुपए की एक सैलरी की नौकरी मिल जाती है, आप लखनऊ में अब कोई बच्चा आता है और 10,000 की सैलरी पाता है, और अगर गांव में कोई बच्चा रहता है और वहां वो 5,000 रुपए पाता है, तो आप पाएंगे कि वो 5,000 रुपए वाले का जीवन स्तर शहर के 10,000 वाले से अच्छा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम गांव में ही रोजगार उत्पन्न कर ले तो हम अपने जो गांव में लोग रह रहे हैं उनके जीवन स्तर में अच्छा सुधार कर सकते हैं। तीसरा क्या होगा, अगर हम जो विलेज मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं अगर वो हम अचीव कर लेंगे कि अभी गांव से बाहर नौकरी के लिए, रोजगार के लिए तलाश करना कितनी बड़ी समस्या है। हम लोगों ने लॉकडाउन में देखा लाखों लाख लोग, पहले तो पता ही नहीं लगता था कितने लोग बाहर काम करने जाते हैं, लेकिन लॉकडाउन में ये पता लग गया कि लाखों लाख लोग अपने गांव से बाहर जाते हैं काम की तलाश में। वो किस लिए जाते हैं? वो सिर्फ इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनको गांव में कोई काम नहीं है। तो गांव में ही अगर काम उपलब्ध हो जाए, और हो सकता है क्योंकि गांव में काम करने के लिए जितनी चीजें चाहिए वो सब उपलब्ध है, केवल इतना है कि हम उनका लाभ नहीं ले रहे हैं, हम उनका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। तो अगर हम विलेज मैनिफेस्टो को गांव में अपने लागू कर लेंगे तो ये गांव छोड़कर शहर में मजदूरी के लिए या काम के लिए नहीं भागना पड़ेगा। और जब तीसरी बात ये होगी कि अगली बात ये होगी कि अगर गांव आपका अच्छा है, जैसे मेरा गांव, अगर मैं अपने गांव की बात करूं तो बहुत विकसित गांव है रिलेटिवली, और जब हम अपने गांव का नाम लेते हैं अपने पूरे जिले में भी सब लोग जानते हैं मेरे गांव को, तो गांव का नाम लेते ही अंदर से एक भाव आता है कि मैं एक अच्छे गांव का निवासी हूं। मैं गांव का नाम ले रहा हूं तो दूसरा आदमी मुझे रिकॉग्नाइज कर रहा है, अच्छा आप उस गांव के रहने वाले हैं। तो अगर मेरा गांव उस तरह का हो तो मेरा सम्मान ऑटोमेटिकली बढ़ता है। मेरा जीवन स्तर चाहे थोड़ा कमजोर हो, चाहे मेरी आमदनी थोड़ी कमजोर हो, लेकिन जैसे ही मैं ये कहूंगा, जैसे हिमांशु पटेल का गांव है, ऐसा नहीं है कि वहां हर आदमी करोड़पति हो गया होगा, लेकिन जब भी वो बाहर जाएगा और वो कहेगा कि मैं पंसारी का रहने वाला हूं, तो अगला आदमी उसका नोटिस लेता है, अच्छा आप पंसारी के रहने वाले हैं। तो एकाएक अगले आदमी के दिमाग में आपके लिए सम्मान जागृत होता है। ये एक और अचीवमेंट उसका होगा, और गांव में सभी लोग खुशहाल होंगे, ऐसा हम मान के चलते हैं। और सभी लोग जब खुशहाल होंगे, पैसा बढ़ेगा, तो सब लोग थोड़ा मजबूती का एहसास भी करेंगे। अब मैं आता हूं विलेज मैनिफेस्टो पे जिसकी हम बात कर रहे हैं।
हम इनको 3 चरणों में हमने ये गाँव का मॉडल जो हमने बनाया है, मॉडल गाँव, इसको हम 3 चरणों में इम्प्लीमेंट करने वाले। मैं एक-एक चरण की बात कर रहा हूँ। अभी मैं पहले चरण पे हूँ, जिसमें है विलेज मैनिफेस्टो या विलेज घोषणा पत्र की बात कर रहे हैं। तो इसमें हमने ये चीजें रखी हैं। अगर आप देखिए सर, सौरभ जी आप दिखा रहे हैं क्या स्लाइड? कोई बात नहीं। हाँ, स्लाइड दिख रही है आपको। तो अब आप इस स्लाइड को अगर आप लोग देख पा रहे हो, तो सबसे पहले नंबर पर हमने रखा है सफाई। अगर हमारे गांव में सफाई होगी, आप अपने घर से, आप मान लीजिए कि आपका गांव आपका घर है, तो आप जैसा अपने घर को रखना चाहते हैं, घर में हम सफाई क्यों रखते हैं? घर में सफाई हम इसलिए रखते हैं कि सफाई रहेगी तो लोग बीमार नहीं होंगे, लोग घर में, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, सब स्वस्थ रहेंगे। इसलिए गांव में भी सफाई रहेगी तो गांव के लोग स्वस्थ रहेंगे। दूसरा है पढ़ाई। गांव में हम सब जानते हैं कि आज की दुनिया में पढ़ाई ही विकास के रास्ते खोलती है। आपके पास सब कुछ हो, लेकिन अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, तो आपके रास्ते बहुत सीमित हो जाते हैं। तो पढ़ाई बहुत जरूरी है। तो गांव में जो भी स्कूल हैं, उन स्कूलों में अच्छी पढ़ाई हो, इन स्कूलों में अच्छी तरह से बच्चे जाएं, मास्टर साहब अच्छी तरह से पढ़ाएं। ये हम सब लोगों की जिम्मेदारी है जो हम गांव में रहते हैं। तो हमको ये देखना होगा कि वहाँ पढ़ाई अच्छी हो। तीसरा है दवाई। मेडिकल एक बड़ी समस्या है, स्वास्थ्य की समस्या बहुत बड़ी है। गांव में भी लोग अस्वस्थ रहते हैं, देखने में स्वस्थ लगते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग अस्वस्थ हैं। तो स्वस्थ रहें गांव में, उसके लिए हम लोग इस बात पे विचार करें कि दवाई खाना तो ठीक है, जब अस्वस्थ हो जाएगा आदमी दवाई खाएगा, लेकिन बीमार ही ना हो, ऐसी व्यवस्थाएं की जाए। तो जैसे हम लोग, जो लोग पुराने यहाँ बैठे हैं, वो इस बात को मानेंगे कि जब वो छोटे रहे होंगे, तो उस समय गांव में ना तेल मालिश करके कुश्ती लड़ना, कबड्डी खेलना, बहुत सारे तरह के खेल खेलने का एक शौक हुआ करता था बच्चों का। आजकल वो गांव में भी समाप्त हो गया, शहरों में तो हो ही गया है, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल आ गया है। तो उससे क्या हुआ है कि हमारे नौजवान पीढ़ी भी बीमारी की चपेट में है। तो हम एक्सरसाइज पे फिर से ध्यान दें, योगा पे ध्यान दें, और ये जो हमारे सीनियर लोग हैं गांव में, उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि अपनी यंग जनरेशन को ये बताएं कि आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। उसके बाद कमाई, आय बढ़ोतरी। आय बढ़ोतरी तो सबसे इम्पोर्टेंट है, हर आदमी पैसा कमाना चाहता है। तो इसमें हम लोगों ने अभी जो हम बात करेंगे एफपीओ की, तो उस पर आय पर आएंगे। तो हम चाहते हैं कि हर आदमी गांव में धनी बने। कोई भी आदमी वहां कमजोर क्यों रहे, किसी की आर्थिक स्थिति कमजोर क्यों रहे, सभी लोग धनी हों, इस तरह की कोई व्यवस्था हम लोग गांव में क्यों नहीं करें। पांचवा हमने रखा है बिजली पर। बिजली, ये ठीक है, सरकार तो बिजली दे ही रही है, लेकिन इसके अतिरिक्त अगर हम सोलर की बिजली पर, जो सूर्य की किरणों से बिजली बनती है, सोलर पैनल्स लगाए जाते हैं, उस पर अगर हम थोड़ा ध्यान देंगे तो उस पर खर्चा भी कम आता है और उससे ज्यादा लाभ हम लोग ले सकते हैं। इसी तरह से हम लोगों ने ये 25 पॉइंट है, मैं सभी पर बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बस पढ़ देता हूं कि हम ड्रिंकिंग वाटर, पेयजल पे काम करेंगे। हम जो खेती की सिंचाई के साधन है उन पर काम करने की जरूरत है। गांव में जो बरसात का पानी आता है और बह जाता है, तो आजकल भारत सरकार बहुत ही ज्यादा पानी के संरक्षण पे ध्यान दे रही है। और बहुत सारे शहर ऐसे हैं, मैं जयपुर में रहता था, तो जयपुर में जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने ये निर्णय लिया है कि जो भी नया घर बनेगा उसको जो बरसात का पानी है उसको नीचे जमीन में नीचे ले जाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो इस तरह से हम अपने पानी का संरक्षण करें। रोजगार की बात करेंगे हम लोग। मार्केटिंग की, जो हम लोग गांव में पैदा कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या मार्केटिंग की होती है। अभी मैं कल किसी से बात कर रहा था 12 में अपने किसी मित्र से, तो उन्होंने बताया कि सर यहाँ फूल गोभी जो है वो 2 रुपए की बिक रही है। गांव में फूल गोभी 2 रुपए की, बाराबंकी में किसी ने बताया, लेकिन यहाँ लखनऊ में 20 रुपए से छोटा कम का फूल किसी तरह का नहीं मिलता है। तो कितनी, मतलब गांव में जो पैदा कर रहा है वो 2 रुपए की बेच रहा है, और जो खरीद के खा रहा है वो 20 रुपए की खा रहा है। तो 18 रुपए किसके पास जा रहे हैं? तो अगर विपणन की व्यवस्था अच्छी हो जाए तो ये 18 रुपए जो किसान को नहीं मिल रहे हैं, जिसका लाभ कंज्यूमर को नहीं मिल रहा है, तो उसका लाभ किसान को मिलना चाहिए। तो इस तरह की व्यवस्था हम लोग करें कि हमको वो गोभी जो 2 रुपए की हमसे कोई खरीद कर और 20 रुपए के लखनऊ में बेच रहा है, तो हम
खुद क्यों ना इस तरह की कोई व्यवस्था कर ले कि हम लखनऊ में बेचने लगे या कुछ, जिससे कि हमको वो 18 रुपए का लाभ हमको भी मिले। इसी तरह लोगों में जो कम्युनिकेशन, गांव में जो आपस में बातचीत का तंत्र है वो थोड़ा वीक रहता है, तो उसको ठीक किया जाए। जैविक उत्पाद, हम लोग इस पे भी बहुत चर्चा करने की जरूरत है कि आजकल सब लोग इस बात से बड़े त्रस्त हैं कि आप गेहूं खाओ तो उस पे पेस्टिसाइड, चावल खाओ तो वो पेस्टिसाइड वाला, सब्जी खाओ तो पेस्टिसाइड वाला, फल खाओ तो पेस्टिसाइड वाला। तो ये जो सब पेस्टिसाइड वाला हम लोग खा रहे हैं, इसी की वजह से बीमारियां लगातार घर करती जा रही हैं। और आप हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड कहाँ यूज होते हैं? खेती में, पंजाब में। तो उसका 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 असर ये हुआ है कि पंजाब के संगरूर और भटिंडा जिले में कैंसर के सबसे ज्यादा केस हैं। और भटिंडा से एक रेलगाड़ी बॉम्बे जाती है केवल कैंसर पेशेंट्स को लेके। उसका कारण सिर्फ यही है कि हम लोग लगातार बहुत ज्यादा केमिकल खा रहे हैं, केमिकल हमारे अंदर जा रहे हैं। तो जैविक उत्पाद की बहुत जरूरत है, इसकी बहुत मांग है। और इस अगर आप जैविक उत्पाद उत्पन्न करते हैं तो किसी तरह की मांग की कोई समस्या ही नहीं है, पैसे भी ज्यादा मिलते हैं और खरीदने वाले भी बहुत हैं। उसके बाद हम लोग चाहते हैं कि गांव बिल्कुल आत्मनिर्भर बने। हम सब लोग जानते हैं, जो लोग 50, 60 और 65 साल की उम्र के अगर यहाँ कोई बैठे हैं तो वो सब लोग जानते हैं कि हमारे गांव में जब हम लोग छोटे थे, 65 साल और 60 साल वाले, तो बढ़ई अपना काम करता था, लोहार अपना काम करता था, धोबी अपना काम करता था, मोची अपना काम करता था। मतलब अगर आपको हल बनवाना है तो गांव के बाहर नहीं जाना है, गांव में बढ़ई है वो बना देगा। लोहे का काम है तो लोहार कर देगा। मतलब सब लोग जो जिसकी जरूरत हमको थी वो सब लोग गांव में उपलब्ध थे और सब लोग वो काम कर रहे थे। और हम लोग खाली प्रॉब्ली नमक और तेल, इस तरह तेल में भी अपना ही पिड़वा रहे थे, सरसों अपनी ले जाकर और मशीन से निकलवाते थे। तो बहुत कम चीजें थी, शायद नमक रहा होगा, कपड़ा रहा होगा, इस तरह की कुछ चीजें रही होंगी जिनके लिए हम बाहर जाते थे। बाकी सब चीजें हम गांव में ही कर रहे थे। लेकिन आज की स्थिति यह है कि गांव में जो आदमी एक गाय पाल रहा है, उसको 2 लीटर दूध हो रहा है तो वो आधा लीटर रखता है और 1.5 लीटर बेच लेता है। तो अब आजकल गांव भी शहर की तरह हो गए जहां हर चीज बिक रही, हर चीज खरीदी जा रही। तो गांव आत्मनिर्भर अब नहीं रह गया है, तो इसको आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा हमने रखा है कि गांव को विवाद रहित होना चाहिए। जैसे कि वो अमिताभ बच्चन जी कह रहे थे, आप सब लोग सुन रहे थे कि कोई एफआईआर 3 साल में नहीं हुई। हम लोग गांव में, सब लोग आप अपने गांव में देखिएगा तो 10-20 मुकदमे जरूर चल रहे होंगे एक दूसरे के खिलाफ, और उसमें कितना पैसा जा रहा है इसका कोई हिसाब नहीं रखता है। तो अगर वो मुकदमेबाजी हम खत्म करें और वो पैसा अपने ऊपर खर्च करें, अपने बच्चों के ऊपर खर्च करें, तो हमारा जीवन स्तर बढ़ेगा। तो गांव को विवाद रहित बनाने की जरूरत है। इसी तरह गांव में हम लोग जो खेती करते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस बात का हिसाब किताब रखता है कि इस बार मैंने अगर 5 बीघे में या 5 एकड़ में गेहूं किया है तो उसमें किस किस चीज पे कितना पैसा खर्च हुआ। कोई नहीं, मुझको नहीं लगता कोई रखता है। 99% लोग नहीं रखते, इसका हिसाब ही नहीं रखते। बस इतना देखते हैं कि हाँ इतना बेच के आए मार्केट, इतने ही पैसे मिले यार। अरे भाई, उन पैसों को कंपेयर करो जो आपने खर्च किए उसको पैदा करने पे, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो खेती कर रहे हैं वो घाटे का सौदा है और इसलिए इसको मुनाफे का सौदा बनाने के लिए कुछ करने की जरूरत है। तो इस पे हम लोग चाहते हैं कि गांव में काम हो और जो भी सहायता हमसे मिले, हम लोग कर सकेंगे वो करेंगे। गांव में टेक्नोलॉजी ज्यादा से ज्यादा, आजकल कृषि में भी आप देखो एक से एक अच्छे कृषि यंत्र आ गए, बहुत अच्छे अच्छे कृषि यंत्र, छोटे छोटे कृषि यंत्र आ गए हैं। क्योंकि लैंड होल्डिंग छोटी हो गई है तो वैज्ञानिक लोग भी लगातार, अब गांव में मजदूर तो मिलते नहीं है, आप हम लोग सब जानते हैं कि गांव में मजदूर नहीं मिलते, तो छोटे छोटे यंत्र भी आ गए हैं। तो जो नए टेक्नोलॉजी आ रही है उसको भी लगातार हमको अडॉप्ट करने की जरूरत है, जिससे कि हमारी खेती की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाए और हमारी उत्पादकता बढ़े और हमारी रेवेन्यू बढ़े उससे। इसके बाद जो एक सबसे इंपॉर्टेंट बात जिसको हम तीसरे स्टेज पे कहते हैं, हम तीसरे स्टेज पे इसकी बात करेंगे, एफपीओ, किसान उत्पादन संगठन। कृषि को कृषि से आगे बढ़ाकर कृषि व्यवसाय में कैसे परिवर्तित किया जाए,
क्योंकि खाली खेती से हम सब लोग जो यहाँ बैठे हैं सब जानते हैं कि हमारे गांव में अगर कोई पैसे वाला है या हुआ है आपकी नजरों के सामने, तो निश्चित रूप से उस घर में लोग कृषि तो कर ही रहे होंगे, कृषि के अतिरिक्त कोई न कोई बिजनेस सर्विस कुछ ना कुछ हो रहा होगा। खाली खेती से, जबकि कोई बहुत बड़ी खेती ना हो, क्योंकि अब आजकल बड़ी खेती तो रह नहीं गई है। 90% से ज्यादा की जो लैंड होल्डिंग्स है वो स्मॉल और मार्जिनल है, मतलब 2 एकड़ 2.5 एकड़ से कम की, तो बड़ी खेती तो है ही नहीं। तो इस इतनी खेती के साथ भी कुछ लोग तो पैसा कमा रहे हैं ना, कुछ लोग तो आगे बढ़ रहे हैं, तो उनके घर में निश्चित रूप से कोई ना कोई बिजनेस या कोई ना कोई आदमी जॉब में है, कोई सेकंड थर्ड सोर्स ऑफ इनकम जरूर है। खाली खेती से कोई पैसे वाला नहीं बन रहा है। तो जरूरत इस बात की है कि हम खेती के साथ खेती की बिजनेस करें। इसी तरह बहुत सारे और जो प्रॉब्लम्स हैं गांव में, एक कुपोषण की बड़ी प्रॉब्लम है। वृक्षारोपण हमने इसमें रखा है कि पहले गांव में हम देखते थे, मेरा ही गांव अगर मैं लूं तो हम लोग छोटे थे तो हमारा गांव पूरा बागों से घिरा हुआ था। अब हर आदमी कमर्शियल हो गया है उस तरह से, तो सबने बाग काट लिए, उसमें खेत बना लिए और गेहूं पैदा कर रहे हैं। तो ठीक है, तो गेहूं तो घर में आ रहा है, लेकिन जो इकोलॉजी पर, जो जलवायु पर उसका प्रभाव हुआ होगा, उसमें हम लोग कॉमन लोग हैं, हम तो जानते ही नहीं है क्या प्रभाव हुआ होगा, लेकिन उसका नुकसान हो चुका हमको। तो वृक्षारोपण बहुत जरूरी है। गांव में बच्चों के लिए खेल का, कला का, संस्कृति का, इसका विकास होना चाहिए। बहुत से हमारे बच्चे अच्छे हैं खेल में, कोई दौड़ में अच्छा होगा, कोई लंबी कूद में अच्छा होगा, कोई ड्रामा करता होगा उसमें अच्छा होगा, कोई गाने में अच्छा होगा। लेकिन वो सब बच्चे, किसी को चूंकि कोई सपोर्ट नहीं मिल पाता है, कोई गाइडेंस नहीं मिल पाता है, तो वो वहीं खेल खाल के वहीं खत्म हो जाता है मामला, कोई बच्चा उसमें आगे नहीं बढ़ पाता है। तो हम लोगों की ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को इस तरह की, अगर किसी में प्रतिभा है तो उसको आइडेंटिफाई करें और उन बच्चों को आगे बढ़ाएं, उनको जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, देश स्तर पर, और जरूरत मतलब अगर हो जाए तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनको भेजने की। महिला विकास, महिला विकास पर सरकार बहुत काम कर रही है। आजकल स्वयं सहायता समूह की बात सब लोग जानते हैं, आजकल तो घर घर पहुंच गया है स्वयं सहायता समूह। तो महिला विकास भी बहुत जरूरी है। तो खाली स्वयं सहायता समूह नहीं, महिलाओं का के विकास में, महिलाओं के लिए अच्छी शिक्षा, गांव में ही उनके रोजगार के अच्छे अवसर, घर में तो वो काम करती ही हैं जिसको हम लोग हिंदुस्तान की परंपरा में रोजगार मानते ही नहीं है। वो अलग बात है कि अगर वो काम नहीं करें तो हम खुद ही रोजगार नहीं कर पाएंगे, लेकिन उसको हम रोजगार नहीं मानते हैं तो कोई एडिशनल रोजगार। हर महिला में कोई ना कोई प्रतिभा होती है, कोई कढ़ाई में अच्छा काम कर रहा, कोई बुनाई में अच्छा काम कर रहा, कोई अचार का एक्सपर्ट है। तो इस तरह से उनको भी विकसित किया जा सकता है, उनकी प्रतिभा को भी आगे लाने की जरूरत है। गांव में प्रतिभा का चयन और विकास, जैसा मैंने ऊपर कहा, जो हमारे अच्छे बच्चे हैं उनको उनको चयन किया जाए, चिन्हित किया जाए और उनको आगे बढ़ाने में पूरा गांव अपना योगदान करे। उसके बाद जब आप योगदान करने लगेंगे तो उस रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। लखनऊ में बहुत सारे लोग ऐसे बैठे होंगे जो, अगर कोई उनको अप्रोच करे कि हमारे गांव का ये बच्चा है सर, इसको हेल्प करिए, आगे बढ़ सकता है, तो बहुत सारे लोग उसको हेल्प करने को तैयार हो जाएंगे। लेकिन पहले गांव से उसको शहर तक लाना पड़ेगा, वो जिम्मेदारी गांव को, लोगों को निभानी पड़ेगी। गांव की समस्या और समाधान, हम लोग सब जानते हैं गांव में बहुत सारी समस्याएं, उनका समाधान गांव में ही होना चाहिए, ग्राम स्तर पर ही। पहले हर गांव में, हर एक गांव में शायद होता होगा, कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होता था कि जिसकी बात हर आदमी मान लेता था, कि अगर इन्होंने कुछ कह दिया है भाई, इसको सब हर आदमी मान लो। उससे ये होता था कि बहुत सारे झगड़े, फसाद, मुकदमे वहीं खत्म हो जाते थे, कि भाई इन्होंने, ये सबसे बड़े हैं, सबसे बुजुर्ग हैं, सबसे समझदार हैं, सबसे ज्यादा सम्मानित है, इन्होंने जो कह दिया ये तो ठीक ही बात कहेंगे, ये न्यायोचित बात कहेंगे, इसलिए इनकी बात। अब आज की तारीख में कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। तो इस माहौल को फिर से बदलना पड़ेगा अगर हम गांव में विकास करना चाहते हैं तो। अगला हमने पॉइंट रखा है कि बहुत सारी योजनाएं सरकार की, भारत सरकार की, प्रदेश सरकार की, सैकड़ों योजनाएं आती हैं गांव के विकास के लिए, गांव के लोगों के विकास के लिए, जिनके बारे में हमको जानकारी ही नहीं है। बस एक मनरेगा की जानकारी है, एक शौचालय की, सुलभ शौचालय की जानकारी है, एक इंदिरा आवास की जानकारी है, ऐसे 2-4 और गिना सकते। मैं समझता हूँ कि लोग गिनेंगे उंगलियों पे तो 5 या 10 से ज्यादा कोई नहीं गिन पाएगा।
लेकिन हर स्टेट गवर्नमेंट का हर डिपार्टमेंट कोई न कोई स्कीम गांव के लिए चला रहा है। तो आपके पास अगर जानकारी हो तो आप पाएंगे कि अरे गांव के विकास के लिए तो 50 तरह की स्कीमें चल रही हैं जिनमें हमको पता ही नहीं है। तो इसकी जानकारी कौन रखे, इसकी जानकारी गांव तक कैसे पहुंचे, ये भी आदमी गांव के लोगों को सोचना पड़ेगा और किसी को इसके लिए तैयार करना पड़ेगा कि वो जानकारी रखे। और हमने लास्ट जो पॉइंट रखा है इसमें कि हर गांव को अपना एक स्थापना दिवस मनाना चाहिए। और अब आप कहेंगे कि स्थापना दिवस किसी को पता थोड़ी है कि गांव कब स्थापित हुआ। कोई बात नहीं, आप मिलकर डिसाइड कर लीजिए कि भाई ये तारीख है, आज के बाद हर साल गांव का स्थापना दिवस इसी तारीख को मनाया जाएगा। और वो पहले से चूंकि डेट पता है तो कोशिश की जाए कि उस गांव का कोई भी बच्चा कहीं भी हो, देश में हो विदेश में हो, ये इस तरह से हो कि हर आदमी उस दिन गांव में आए। जो हमारी बेटी बहनें बिहार के बाहर चली गई हैं वो भी आए और सब लोग गांव में मिलें, पूरा गांव इकट्ठा हो और एक उत्सव मनाया जाए कि भाई आज गांव का स्थापना दिवस है। तो उससे एक सहयोग की, अफेक्शन की, प्रेम की भावना भी उत्पन्न होती है। तो ये हमने 25 पॉइंट बनाए हैं कि ये अगर इस सब बिंदुओं पे काम होगा तो और सफलतापूर्वक काम होगा। तो उस गांव को हम कहेंगे मॉडल गांव, उस गांव को हम कहेंगे आदर्श गांव, उस गांव को हम कहेंगे विकसित गांव। लेकिन अब इतना काम करने के लिए एक ऐसा व्यक्ति भी चाहिए, 1 2 3 4 ऐसा व्यक्ति भी चाहिए जो अपना समय खर्च करे गांव में इन सब चीजों के, इन सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए, इन पर काम करने के लिए। तो कौन करेगा ये? इसको मैं हमेशा कहता हूं कि दिल्ली से कोई मसीहा आपके गांव में नहीं आने वाला है, लखनऊ से कोई मसीहा आपके गांव में नहीं आने वाला है। उन्होंने मसीहा के रूप में अपनी योजनाएं गांव में भेज दी हैं, भारत सरकार ने भी और प्रदेश सरकार ने भी। अब उन योजनाओं को, उनके बारे में जानना और उनको गांव में चलाने के लिए जो काम करना है वो गांव के लोगों को करना पड़ेगा। तो गांव में ऐसे लोगों को चिन्हित करना होगा कि जो गांव के विकास के लिए समय देने के लिए तैयार है। और ऐसे लोग हर गांव में उपलब्ध हैं। हम सब जानते हैं, हम सब गांव के रहने वाले हैं कि 2-4 लोग ऐसे जुनूनी जिनको कह सकते हैं कि गांव के लिए वो अपना समय भी देंगे, पैसा भी खर्च कर देंगे, अपना ऊर्जा भी खर्च करेंगे, सब काम कर सकते हैं अगर गांव का विकास हो जाए तो। ऐसे लोगों को चिन्हित करना है और उनको हम लोगों ने कहा है, उनका नाम हम लोगों ने रखा है चेंज मेकर। इंग्लिश का नाम है, कोई बात नहीं। तो इससे चेंज मेकर पर मैं जाऊं उससे पहले हाँ, ये देखिए हमने गांव घोषणा पत्र बनाया है और हम सबसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ऐसा ही घोषणा पत्र आप छपवा लीजिए, अपना फोटो लगाइए और गांव में वितरित करवाइए। तो उससे क्या, हर गांव में इसकी एक कॉपी, हर घर में एक कॉपी पहुंचवाइए। और लोगों को, जो हम लोग बातें करते रहते हैं गांव में, जब भी लोग फालतू होते हैं, कोई काम नहीं होता है, तो जिस तरह की बातें करते हैं वो टाइम वेस्ट करने वाली बातें हैं। उससे बेहतर है कि हम किन्हीं उपयोगी विषयों पर चर्चा करें। तो गांव में अगर इन सब विषयों पर चर्चा होगी तो आज नहीं तो कल गांव का विकास होगा। जैसा मैंने शुरू में कहा, पहले विकास की सोच डेवलप करनी होगी। हम लोग जब भी कुछ सोचें तो विकास के बारे में सोचें और उसके लिए ये घोषणा पत्र ही सबसे ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। इस पर आपको कुछ नहीं करना है, ये हमने बना दिया है। इस पर अपना फोटो लगाइए, अपना फोन नंबर डालिए और इसको गांव में वितरित करवाइए। जिन लोग, और ये जब आप गांव में वितरित करवाएंगे तो लोगों को लगेगा कि ये आदमी जो है ये गांव के लिए कुछ करना चाहता है। और धीरे धीरे लोग आपसे, वैसे भी हम गांव में सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन भावनात्मक रूप से भी लोग आपसे जुड़ेंगे। आपके पास सारी जानकारी होगी, वो जानकारियां हम उपलब्ध करवाएंगे, जो भारत सरकार की योजनाओं के बारे में या प्रदेश सरकार की योजनाओं के बारे में या नई टेक्नोलॉजी के बारे में अगर आपको कुछ जानकारी जरूरत होगी हम करवाएंगे उपलब्ध। तो लोग आपसे जुड़ेंगे कि भाई ये आदमी काम का है, ये इसके पास सारी जानकारी रहती है, कोई भी अगर दिक्कत आई तो आपके पास पहुंचेंगे। तो धीरे धीरे जो ये हमारे यंगस्टर्स यहाँ बैठे हैं, दूसरे लोग भी, तो जिसको हम कहते हैं ना, आप धीरे धीरे सोशल लीडर बन जाएंगे, आप समाज का नेतृत्व करने लगेंगे।
और समाज का नेतृत्व करते करते अगर समाज वालों ने चाहा तो आप आगे भी कुछ नेतृत्व करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ ये रास्ता बनता है, यहाँ से एक रास्ता बनता है। तो हम सब, हमारी सबसे आपसे रिक्वेस्ट है, ये बहुत सस्ता 1-2 रुपए में ही एक पेपर छप जाता है, इकट्ठा छपवाएंगे तो और सस्ता भी हो सकता है। तो इसको आप लोग छपवाइए, अपनी फोटो लगाइए उसमें, अपना फोन नंबर डालिए और गांव में घर घर में बंटवाइए। तो इससे गांव में लोगों की सोच में परिवर्तन आना शुरू होगा। उसके बाद मैं जिस चेंज मेकर की बात कर रहा था कि तो चेंज मेकर क्या है, जैसा कि आप शायद देख रहे हैं इस पे स्लाइड पे, चेंज मेकर वो व्यक्ति होता है जो किसी सामाजिक समस्या का समाधान एक रचनात्मक तरीके से करे। चेंज मेकर कुछ नया करने के जोश के साथ सामाजिक कल्याण के कार्य पर एक बदलाव की रचना करते हैं। हम सब लोग जानते हैं, और हम सब लोगों के बीच में ऐसे लोग हैं जो मतलब आपको लगेगा अरे ये तो आदमी बिल्कुल नए तरीके से सोच रहा है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। अरे हमने तो इस तरह से सोचा ही नहीं। तो चेंज मेकर वही आदमी बनता है जो नए तरीके से सोचेगा। बदलाव एक एक नो गांव में एक कॉमन ये इशू रहता है कि भाई कुछ हो नहीं सकता। तो अगर कुछ हो नहीं सकता से हम सोचना शुरू करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। कुछ हो सकता है, यहाँ से सोचना शुरू करने की जरूरत पड़ेगी। तो ये जो चेंज मेकर होगा वो वहां से शुरू करता है कि हाँ ये हो सकता है, कोई कितना भी कठिन समस्या हो उसका समाधान हो सकता है। तो ऐसे जो लोग जो होंगे वो चेंज मेकर होंगे। और चेंज मेकर बनाना क्यों जरूरी है, तो इसमें हमने लिखा है अपने गांव के विकास का एजेंडा स्थापित करने में प्रभावशाली भूमिका निभा पाएंगे। आप जो गांव में हम लोग इधर उधर की चर्चा करते रहते हैं उसके बजाय हम लोग विकास की चर्चा करने लगेंगे, वो चेंज मेकर ये काम करेगा। जब भी आपसे इस तरह के लोग आपस में मिलेंगे तो केवल विकास की बात करेंगे। आपके आइडियाज और सुझावों से गांव विकास के कार्यक्रमों को बल मिलेगा। हर एक आदमी जो यहाँ बैठा है या गांव में जो भी आदमी बैठा है, ऐसा नहीं है कि हम कोई नई बात कह रहे हैं और हम कहीं से पढ़ के आए हैं तो हमारे पास ज्यादा आइडिया है। हर आदमी के पास कोई ना कोई आइडिया ऐसा है जो गांव के विकास में एक महती भूमिका निभा सकता है, लेकिन हम उस आइडिया को ट्रांसलेट नहीं कर पा रहे हैं एक्शन में। तो उसको एक्शन में ट्रांसलेट करने की जरूरत है और ये चेंज मेकर वही काम करेगा। आप एक चेंज मेकर के रूप में अपने गांव को मॉडल गांव बनाने में उसका नेतृत्व करेंगे। अगर आप चेंज मेकर बनेंगे तो आप नेचुरली आपका गांव मॉडल गांव बनेगा और उसकी सारी क्रेडिट आपको मिलेगी कि आपकी वजह से मॉडल गांव बना। आपके गांव के लोग आपसे अपनी समस्याओं पर मार्गदर्शन लेंगे और आपको एक सोशल लीडर के रूप में अपनाएंगे। जैसा मैं पहले कह रहा था, आपको एक प्रगतिशील सामाजिक कार्यकर्ता का सम्मान मिलेगा। तो ये जो भी चेंज मेकर होगा तो उसको ये सब चेंज मेकर बनाने के लिए हमने अपने लेवल पर कुछ बेंचमार्क्स बनाए हैं कि जब चेंज मेकर एक बने तो उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए या उनके पास क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए। तो उसमें हमने अपने कुछ इंडिकेटर्स बनाए हैं, उस पर मैं अब ज्यादा समय नहीं लूंगा और उसके आधार पर हम लोग चेंज मेकर को चिन्हित करेंगे। उसके बाद चेंज मेकर हमसे क्यों जुड़ेगा, मतलब या हम उसके लिए क्या करेंगे। जो हम कह रहे हैं चेंज मेकर बार बार मैं इस शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, तो वो चेंज मेकर बनेगा कैसे। वो चेंज मेकर ऐसे बनेगा कि उसको उसके पास जो ज्ञान है उस ज्ञान को बढ़ाना पड़ेगा, उस ज्ञान को उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो वो कैसे बढ़ाएगा, एक तो वो खुद मेहनत करेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा। अगर वो कंप्यूटर चलाना जानता है, मोबाइल चलाना जानता है, इंटरनेट पे जाएगा, अच्छी अच्छी बातें सीखेगा हर तरह से। और दूसरा जो सीखने का तरीका है वो ये है कि किसी को करते हुए देखा जाए। हम लोग सब जानते हैं गांव में हम लोग खेती किसानी में हम लोग सब एक दूसरे को देख के ही करते हैं कि किसी ने इस साल आलू किया, आलू को उसको अच्छे दाम मिल गए तो अगले साल सब आलू करते हैं। किसी ने किसी को नहीं कहा, लेकिन लोगों ने देख देख के एक दूसरे से सीखा। तो उसी तरह से अगर आदमी कहीं जाता है तो वो वहां सीख के आएगा। तो हम लोगों ने ये फैसला लिया है कि इस तरह के चेंज मेकर्स को हम दूसरी जगह जहां अच्छा काम हो रहा है वहां हम ले जाएंगे और उनको दिखाएंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए जिले में ही कोई किसान प्रगतिशील किसान है, हम उनको कहेंगे कि आप उनके यहाँ जाइए, हम वो फैसिलिटेट करेंगे।
उनके यहाँ जाइए, देख के आइए कि वो प्रगतिशील किसान हैं तो कैसे हो गए हैं, क्या करते हैं वो, हमको क्या करना चाहिए अपने गांव में प्रगतिशील किसान बनने के लिए। तो पहला जिले स्तर पर उसका एक्सपोजर विजिट हो, मनोरंजन भी हो घूमने से और सीखने को भी मिले। उसके बाद हम लोग इस तरह के जो लोग और ज्यादा इंटरेस्ट दिखाएंगे, रुचि दिखाएंगे, उनको प्रदेश के स्तर पर, हमारे प्रदेश में उत्तर प्रदेश को ही ले तो प्रदेश में बहुत सारे किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और जिनको भारत सरकार सम्मान दे रही है, उत्तर प्रदेश सरकार सम्मान दे रही है। तो हम ऐसे चेंज मेकर्स को उन लोगों के गांव में ले जाएंगे और उनसे मिलवाएंगे, वहां उनसे भेंट करवाएंगे, उनका दिखाएंगे ये कैसे काम कर रहे हैं। तो वहां से आदमी आएगा, सीख के अपने गांव में करेगा। उसके बाद अगला जो हमारा सोच है वो ये है कि पूरे देश में बहुत सारे किसान अच्छा काम कर रहे हैं, सब हम लोग सब जानते हैं। किसानों के लिए एग्रीकल्चर की एक पद्मश्री और पद्म विभूषण तक दिए जा रहे हैं, तो वो उन्हीं को दिए जा रहे हैं जो किसान बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो हम इन लोगों को, उन लोगों से जिनको पद्मश्री मिला है या नहीं भी मिला है लेकिन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वहां ले जाएंगे, उनसे मिलवाएंगे, उनके काम को दिखाएंगे, वहां से ये लोग सीख के आएंगे तो अपने गांव में परिवर्तन के लिए कुछ मेहनत करेंगे। और उसके बाद हमारा जो सोच है और जो सपना है कि हम ऐसे लोगों को विदेश में भी ले जाएंगे और वहां से भी उनका एक्सपोजर दिलवाएंगे कि देखिए विदेश में लोग कैसे काम कर रहे हैं। तो ये सब भ्रमण जो देशाटन करवाएंगे हम लोग। हाँ, इतना जरूर है कि इसको हम अपनी तरफ से हम कोई फाइनेंस नहीं करने वाले हैं, ये उन लोगों को खुद ही फाइनेंस करना पड़ेगा, खुद पे अपना पैसा अपने ऊपर ही खर्च करना है। हम केवल इतना करेंगे कि जब आदमी अकेला जाता है तो पैसा ज्यादा खर्च होता है और जब वो ग्रुप में जाता है तो पैसा कम खर्च होता है। तो हम इतनी जरूर उनको सहायता करेंगे कि ग्रुप में ले जाएं, कम पैसे में वो घूम फिर कर आए, उनको भी ये ना लगे कि भाई ये घूमने फिरने में बहुत ज्यादा पैसा हमारा खर्च करवा दिया इन लोगों ने। नहीं, कम पैसे में घूम कर आए और उनको लगे कि हाँ जितना पैसा मैंने खर्च किया उसका मुझे पूरा लाभ मिला है। तो इस तरह से ये चेंज मेकर। और उसके बाद चेंज मेकर के बाद जो हम लोग चर्चा कर रहे हैं वो है एफपीओ की। एफपीओ, आप लोग सब एफपीओ से शायद जुड़े हुए हैं, तो एफपीओ के बारे में एक लाइन में मैं जो लोग एफपीओ के लिए नए होंगे उनको बता दूं कि ये भारत सरकार ने एक नई योजना चलाई है एफपीओ की, जिसको हिंदी में किसान उत्पादक संगठन या किसान उत्पादक कंपनी कहेंगे। कि जितने भी किसान हैं वो अभी अकेले अकेले सारा काम करते हैं, जो खेती में वो अकेले ना करके अपनी एक कंपनी बनाएं, इकट्ठे हों और एक कंपनी बना लें और इकट्ठे होकर सारे काम करें, तो उससे उनको लाभ होगा, उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो कम हो जाएगी और उनकी जो अपनी उत्पाद जो है उसको जब वो बेचेंगे इकट्ठा होकर तो उसमें अच्छे पैसे मिलेंगे। ऐसा हम लोगों का सबका अनुभव है। जैसे अगर एक आधे मिनट में मैं आपको एग्जांपल देकर समझाऊं तो यह है कि भाई हम लोग, मान लीजिए मेरे पास 2 एकड़ जमीन है और मुझे जरूरत है 10 बोरी खाद की, तो 10 बोरी खाद तो मैं अकेले ही लेने जाऊंगा। अगर गांव में रहता हूँ, शहर से लेने जाऊंगा तो मैं अपना पूरा दिन खराब करूंगा और किसी से मैं कोई बार्गेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन अगर मेरे ग्रुप में 1000 फार्मर जुड़ा हुआ है और सबको 10-10 बोरी की जरूरत है तो 10,000 बोरी की जरूरत है, तो उसके लिए कंपनी आपके घर पर आएगी, वहीं आपको खाद उपलब्ध करवाएगी, पैसे भी कम लेगी। तो इस तरह से चाहे खाद हो चाहे बीज हो, तो इस तरह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो जाएगी। और इसी तरह से जब हमारा उत्पाद इकट्ठा होगा, मेरे पास 10 बोरी गेहूं चावल है बेचने के लिए धान, तो मुझे जाके पूरा अपना दिन खराब करना, कोई लाला वाले पौने दानों में मुझे खरीद लेगा। लेकिन अगर मेरे पास 10,000 बोरी है तो कोई राइस मिलर, कोई बड़ी कंपनी जो राइस बेचती है वो मुझको कांटेक्ट करेगी और वो मेरे गांव में आएगी, मुझको अच्छे पैसे भी देगी, तो मेरा समय भी बचेगा, पैसे भी अच्छे मिलेंगे। तो ये एक सोच है एफपीओ बनाने के पीछे। तो पहला जो लेवल है वो तो यही है कि किसान इकट्ठा हो और अपनी जो जरूरत है उसको इकट्ठा करे, खाद के लिए, बीज के लिए, और इकट्ठा उसको खरीदे और जब पैदावार आ जाए घर में तो इकट्ठा उसको बेचे। तो इससे दोनों तरफ से किसान को लाभ होगा, ये सरकार की सोच है। और जब आपके पास थोड़ा पैसा आ जाए,
किसान उत्पादक संगठन थोड़ा मजबूत हो जाए तो उसके बाद बिजनेस को बढ़ाए। सरकार ने कहा किसी भी तरह का बिजनेस कर सकता है किसान उत्पादन संगठन। जो बिजनेस एक आदमी कर सकता है कृषि से संबंधित कार्यों में, वो किसान उत्पादन संगठन भी कर सकता है। तो उसके बाद बिजनेस करिए और उससे पैसा कमाइए और जो लाभ हो उसको आपस में बांटिए और सब लोग धनी बनिए। तीसरा ये भी है कि सरकार ने कहा है कि अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस आपका हो जाए तो सरकार कह रही कि हम 2 करोड़ रुपए तक तो आपको लोन दिलवा देंगे। तो आप बिजनेस बढ़ाइए अपना, 2 करोड़ तक का लोन, सरकार उसकी सिक्योरिटी देगी, बैंक आपको लोन देगी, बिजनेस बढ़ाइए आप। तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि हमको गांव में ही सभी तरह का रोजगार उपलब्ध होने लगेगा। हमारे गांव के लोगों को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और खेती चूंकि सबसे बड़ा व्यवसाय है इस देश का, 60-70% लोग खेती पे निर्भर हैं, तो इसका मतलब है सबसे ज्यादा रोजगार भी खेती में ही मिला हुआ है। और जो लोग खेती में रोजगार कर रहे हैं उनके लिए बाहर ऐसा भी नहीं है कि कहीं दरवाजे खुले हुए हैं, कोई यहाँ से निकल आओ कहीं और रोजगार मिल जाएगा, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ये अच्छी बात होगी कि हम लोग अपने गांव में ही रोजगार को खुद ही पैदा करें, अपने बच्चों को उसमें लगाएं और हमको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े। इसमें हम लोगों ने स्लाइड में दिखाया है कि क्या क्या किया जा सकता है। तो वो बिजनेस की बात हम लोग कर रहे हैं कि अगर जब हमारा बिजनेस बढ़ेगा तो एफपीओ खुद ही अभी तो खाली हम धान ऐसे ही बेचते हैं या गेहूं ऐसे ही बेचते हैं। जब बिजनेस बढ़ने लगेगा, एफपीओ बड़ा होने लगेगा तो उसकी आप फर्स्ट लेवल की प्रोसेसिंग, सेकंड लेवल की प्रोसेसिंग करके भी बेचेंगे तो अच्छे पैसे मिलेंगे। उसकी सॉर्टिंग करेंगे, उसकी ग्रेडिंग करेंगे, उसकी पैकेजिंग करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे तो उससे और अच्छे पैसे मिलेंगे, उससे अच्छी आमदनी होगी। जो सभी जो मेंबर्स हैं एफपीओ को इसमें बांटी जाएगी तो सभी का धन बढ़ेगा। और इस तरह से हम एफपीओ के माध्यम से कृषि को कृषि व्यवसाय में बदलेंगे, बदलना ही होगा। सरकार की भी यही नियत है, यही उनकी इच्छा है कि कृषि को कृषि व्यापार में बदला जाए। खाली कृषि जो है वो घाटे का सौदा है, ये भारत सरकार की कई स्टडीज ने बताया है, कई अध्ययन किए गए हैं जिसमें ये कहा गया है कि जो छोटी किसानी है 2 एकड़ 2.5 एकड़ 3 एकड़ वाली, ये घाटे का सौदा है। इसमें लोग इसलिए कर रहे हैं कि उनके पास और कोई रोजगार नहीं है। तो इस घाटे के सौदे को ही फायदे के सौदे में बदलने के लिए जो एफपीओ है वो एक मशीन की तरह काम कर सकता है। जरूरत इस बात की है कि हम इस मशीन को बहुत अच्छी तरीके से चलाएं। जैसे कोई भी मशीन आपके पास होती है, आपके पास मोटरसाइकिल है, कार है, कुछ भी है, तो उसकी अगर सफाई ठीक से होती रहती है, तेल ताल उसमें ठीक से, तेल पानी ठीक से पड़ता रहता है तो एफिशिएंटली वर्क करती है, आपको माइलेज ज्यादा देती है, आपका फ्यूल कंजम्पशन कम होता है। तो इसी तरह से कोई भी एफपीओ भी एक मशीन है, अगर इसको आप पूरी क्षमता से चलाएंगे, अच्छी तरह से चलाएंगे, पूरी ट्रांसपेरेंट होकर चलाएंगे तो इससे सभी लोगों को लाभ होगा और इससे कृषि को कृषि व्यापार में बदलने में हमको मदद मिलेगी। हमारे लोगों को गांव में ही व्यापार मिल जाएगा, गांव में ही काम मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा, किसी को बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिलने लगेगी, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा। ऐसा हम मानकर चलते हैं अगर ये हम सब काम कर लेंगे तो ये मॉडल गांव की जो पूरी परिकल्पना है इसको मैंने आपको बताया। ये 3 स्तर पर है। पहले पे हमने विलेज मैनिफेस्टो की बात कही जहां हम गांव में विकास का एजेंडा स्थापित करेंगे जिससे कि हर आदमी गांव में विकास की बात करे। दूसरा है चेंज मेकर की हमने बात की कि उस एजेंडे को स्थापित करने में जो चेंज मेकर होगा वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और वही सोशल लीडर बनकर उभरेगा। तो उससे गांव का भी लाभ होगा, उसका व्यक्तिगत लाभ भी होगा, उसका सम्मान बढ़ेगा, वो आगे बढ़ेगा। और तीसरा है एफपीओ बनाना कि जब वो 2 चीजें हो जाएंगी तो तीसरा स्टेज है एफपीओ का जहां हम कृषि को कृषि व्यवसाय में बदलेंगे। लेकिन हम ज्यादातर मैं देख रहा हूं, हमारा जो अनुभव है, हम तो हमारे पास जो फोन आते हैं कि साहब हमने एफपीओ तो बना लिया, अब क्या करें? 10 लोग इकट्ठे हुए, एफपीओ बना लिया, अब क्या करें? मतलब आपने पहले गाड़ी खरीद ली, उसके बाद अब कह रहे हैं साहब इसको चलाया कैसे जाए। पहले आप मोटर ड्राइविंग स्कूल ज्वाइन करिए और गाड़ी चलाना सीख लीजिए, उस गाड़ी का रखरखाव सीख लीजिए, उसके बाद गाड़ी खरीदिए तो गाड़ी देर तक चलेगी, अच्छी चलेगी, एफिशिएंटली चलेगी, देर तक आपके काम आएगी। और जब आप उल्टा चलाएंगे तो हो सकता है कि गाड़ी को सीखने में ही एक आध उसका कलपुर्जा तोड़ दें।
तो ऐसा नहीं करें, पहले स्टेप बाय स्टेप जाएं, पहले लोगों को इकट्ठा करें, मोबिलाइज करें, उनको बताएं, उनको सिखाएं एफपीओ के फायदे और कैसे हम अपना जीवन यापन अच्छा कर सकते हैं, उसके बाद एफपीओ बनाएं और उसको चलाएं। तो ये था, मैंने काफी समय आप लोगों का ले लिया। अब मैं यहीं पे इसको स्टॉप करता हूं और इसको हमने मॉडल गांव का एक ऑफिस बनाया हुआ है, तो जिसको भी अगर हमको एक्सेस करना चाहता है, हम तक पहुंचना चाहता है, तो modelgaon.org, www.modelgaon.org, जिनके पास मोबाइल है और नेट भी है तो वो हमारी इस साइट को विजिट कर सकते हैं। इस पे हमने सारा अपने बारे में दिया हुआ है। उसके बाद दूसरा है हमारा नंबर, ये व्हाट्सएप नंबर भी है। इस पे अगर आपको कोई जरूरत है तो इस नंबर पर हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा हमारा ये ईमेल एड्रेस है modelgaonindia@gmail.com। तो इसमें अगर आपको कोई सवाल हो, आपकी कोई समस्या हो, तो आप हमारे ईमेल पर भी ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं, हम उसका जवाब देंगे। तो इस तरह से हम इस मॉडल गांव की पूरी प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट करने का हमारा विचार है और हम इसकी कोशिश में लगे हुए हैं। तो इसके साथ ही मैं यहाँ अब समाप्त करता हूँ और अब मैं चाहूंगा कि आप लोग सवाल पूछें। इसके बारे में अगर आपके पास जहन में कोई सवाल आ रहा हो तो हम 10 मिनट सवाल ले लेंगे। जी सौरभ जी, सर जुड़े हुए हैं क्या? सौरभ जी? जी सर जुड़े हैं। तो सर बोलना चाहेंगे क्या कुछ? या सौरभ जी आप वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? सौरभ जी? सर वी हैव डॉक्टर हीरालाल हमारे साथ हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा 2 मिनट अपनी बात रख दें मॉडल गांव के ऊपर। हेलो जी सर। हेलो, आवाज आ रही है ना आप सभी लोगों को? सर आ रही सर। ओके, मेरी आवाज आ रही है आपको? बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और ये जो मुनीष जी हैं, हम लोग गांव में, मैं चूंकि गांव का रहने वाला हूं, बस्ती का रहने वाला हूं, गांव से मेरा लगाव है। मैं गांव बात कर ली दूसरी खेती कर से मैंने खेती के पैसे से पढ़ा है, पारिवारिक परवरिश भी खेती से है। तो कहते हैं ना कि मठाधीश, तो हमारे जो मुनीष जी हैं वो रूरल डेवलपमेंट, गांव विकास के मठाधीश हैं। अगर इन्होंने जो बात बता दिया तो उसके बाद कुछ बचता नहीं, क्योंकि देखिए नाबार्ड का काम ही यही है कि गांव का विकास कैसे हो, गांव के लोग खुशहाल कैसे हो, इसी पे नाबार्ड काम करता है। और आपने केवल यूपी में नहीं, कई प्रदेशों में रह करके, और सीजीएम जो नाबार्ड की सबसे बड़ी पोस्ट होती है उससे रिटायर हुए हैं, और नाबार्ड का केवल और केवल काम गांव विकास है। तो अभी जो मुनीष जी ने बताया, ये जो मॉडल गांव है, पहले तो आप समझिए ये मॉडल गांव है क्या। मॉडल गांव आपको और आपके गांव को, समझिए बात को, मॉडल गांव आपको और आपके गांव को धनी बनाना चाहता है। बात समझिए, बस इतना, यही मेन सार है। मॉडल गांव आपको और आपके गांव को धनी बनाना चाहता है। धनी बनाने के लिए देखिए, टाटा, बिरला या रिलायंस, अडानी, ये जो सबका नाम है, क्यों नाम है उनका? इसलिए नाम है क्योंकि वो कंपनी के मालिक हैं, इसीलिए उनका नाम है, उनकी इज्जत है सब उनको, और वो कंपनी के मालिक हैं। तो सरकार ने भी आपको एफपीसी माध्यम से, फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के माध्यम से आपको कंपनी का मालिक बना दिया एक गांव में। और वो जो कंपनी है वो 300 लोगों की बननी चाहिए, ये नियम है। 2-4 से नहीं, कम से कम 300, मिनिमम 300। और ये कोई भी छोटा से छोटा गांव 1000 से नीचे नहीं है, 2000 से नीचे नहीं है। तो अगर 2000 का गांव है, 1000 का गांव है, तो 300 लोगों को उसमें जुड़ना चाहिए। तो अगर आपने कंपनी बना लिया तो कंपनी बनाएगा कौन? गांव के लोग बनाएंगे। मिनिमम कितना होना चाहिए? 300 होना चाहिए। और गांव के लोग कंपनी बनाएंगे और कंपनी चलाएंगे। सरकार कंपनी बनाने के लिए और चलाने के लिए पैसा भी दे रही है,
लेकिन वो पैसा सरकार का तभी मिलेगा जब आप कम से कम 600 मेंबर हो उसके। एक बात तो देखिए, मॉडल गांव, अभी जो गांव के विकास पे बात होती है वो कोई गांव के विकास का हाथ पे बात करता है, कोई सर पे बात करता, कोई आंख पे बात करता, कोई नाक पे बात करता। गांव के विकास के पूरे शरीर पे कोई बात नहीं करता, इसीलिए गांव का विकास नहीं हुआ। और मुनीष जी ने जो ये मॉडल गांव को 3 पार्ट में, विलेज मैनिफेस्टो और चेंज मेकर पार्ट 2 है, पहला पार्ट है विलेज मैनिफेस्टो, पार्ट 2 है चेंज मेकर, और थर्ड पार्ट है वो कंपनी। ठीक है सर, ये पूरा है, पूरा शरीर है विकास का, गांव के विकास का पूरा शरीर है। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, अभी हम लोग बहुत रिसर्च कर रहे हैं, अभी आपको वीडियो दिखाया इन लोगों ने, वो जो प्रधान है जिसकी तारीफ अमिताभ बच्चन कर रहे थे, माननीय अमिताभ बच्चन ने उस 31 साल के बंदे की तारीफ की, तो उसने क्या सपना देखा था, उसने क्या कहा, उसने कहा मैं गूगल पर लोगों को अपने गांव को ढूंढने के लिए मजबूर करता हूं, करूंगा। तो उस पर कोई विश्वास नहीं करता था। अमिताभ बच्चन ने कहा क्या कि गांव के विकास के लिए, धनी होने के लिए पैसा और साधन की जरूरत नहीं है, सोच की जरूरत है। हम दोनों आदमियों ने जो भी बात की, दोनों का करेक्ट बता रहे हैं। तो ये मॉडल गांव का सोच क्या है, मॉडल गांव का सोच है कि गांव और गांव में रहने वाले लोगों को धनी बनाना, बस इतनी सोच है हमारी। और हम लोग इस मॉडल गांव के सोच को कोई ऐसा हवा में जादू से नहीं निकाल के लाए हैं। मैं बांदा में 1.5 साल कलेक्टर था, हम लोगों ने इस पर प्रयोग किया, प्रयोग सफल रहा, और उसी प्रयोग को मॉडल गांव के प्रोग्राम के रूप में श्री मुनीष गंगवार जी के नेतृत्व में इसको पूरे देश में, प्रदेश में लागू करना चाहते हैं। अब एक बात तो है, देखो अगर आसानी से कोई काम हो, जैसे हम आईएएस बने तो हम 25 साल तक मेहनत किए, ठीक है, और मेहनत करने, आईएएस बनने के बाद फिर रातों दिन मेहनत करना पड़ता है कि लोगों को कोई दिक्कत ना हो, तो मेहनत करनी पड़ेगी। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में नहीं होने वाला है मॉडल गांव। अभी जो आपने पिक्चर देखी वो 2 प्रधानी, गुजरात में सरपंच बोलते हैं जिसको हम लोग प्रधान कहते हैं, ठीक है साहब। 2 टेन्योर वो प्रधान रहे, हिमांशु पटेल जी 2 टर्म रहे, कई साल, 2 टर्म 10 साल, और 10 साल लगा उन्हें अमिताभ बच्चन जी को मजबूर कर दिया हिमांशु पटेल ने तारीफ करने के लिए। कैसा लगा, 10 साल। तो आपको भी, हमें भी, हमारा टारगेट यह है कि हम 10 साल नहीं लेंगे, इसको आधा करेंगे, कम से कम 5 साल तो लगेगा ही हिमांशु जैसे गांव बनाने के लिए। उसकी पहली जरूरत है सोच बदलने की। तो ये जो इन्होंने बताया, आप लोग अभी से काम, केवल सपना देखना शुरू कर दीजिए कि हमें खुद धनी होना है, हमें धनी लोगों को बनाना है, गांव को ठीक करना। अगर आपने ये सोचना शुरू कर दिया तो हम लोग आपका साथ देंगे, हम लोग लोगों से मिलवाएंगे, आपको दौड़ाएंगे, आपको जगाएंगे, आपके रास्ते में जो रोड़ा आएगा आप रोड़ा हटाएंगे, आप उस हटाने में हम मदद करेंगे। अभी हम लोग बेकार क्यों हुए, पहले ये समझ लो। कभी ऐसा हुआ कि पढ़े मेरे पिताजी और आईएएस में बन जाऊं, ऐसा हुआ है कभी? अगर आईएएस मुझे बनना है तो मुझे ही पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है मेरे पिताजी मुझे बहुत मानते हैं, वो पढ़ाई पढ़ लें और आईएएस में बन जाऊं। इसलिए अगर आपको धनी होना है और गांव को धनी बनाना है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा। आपके पिताजी या कोई दूसरा पढ़ेगा तो वो धनी बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। तो आप सभी लोग सोचना शुरू करिए, हम आपके साथ हैं, हमारा उद्देश्य है हम आपको और आपको धनी बनाएंगे। अब ये जब मॉडल गांव में हम लोग बात करते हैं तो लोग क्या करता है, कहते हैं साहब ये पीसी बनवा दो। मैं इसको अपनी भाषा में कहता हूँ, ये पीसी एक 25 करोड़ की गाड़ी है, चमचमाती बड़ी अच्छी सी। भैया गाड़ी खरीद के ला करके खड़ा कर दो तो सड़ जाएगी, 3 महीने में बर्बाद हो जाएगा, 25 करोड़ बर्बाद हो जाएगा। गाड़ी तब तक कामयाब नहीं होगी जब तक उसका चलाने वाला ड्राइवर नहीं, मैकेनिक नहीं, क्लीनर नहीं होगा। तो जो ये पार्ट 2 चेंज मेकर है, ये मैकेनिक, ड्राइवर और क्लीनर है। और ड्राइविंग कैसे करेगा, ड्राइवर गधा टाइप का होगा, कम जानकार होगा, ले जाएगा, ये जैसे निकाला ले जाएगा, लड़ा दिया, 25 करोड़ रुपया खत्म।
तो ड्राइविंग कैसे करना है, ड्राइविंग अच्छी हो, ड्राइवर को जानकारी अच्छी हो, क्लीनर को जानकारी अच्छी हो, मैकेनिक को जानकारी अच्छी हो, ये पार्ट 1 है विलेज मैनिफेस्टो। तो हमें विलेज मैनिफेस्टो के माध्यम से गांव में हर व्यक्ति तक पहुंचना है, उसको समझाना है कि ये 25 मुद्दे हैं। पूरा गांव गंदगी करेगा और प्रधान जी सफाई करवा देंगे, वाह, प्रधान नहीं ऊपर वाला भी नीचे आ जाए, सफाई नहीं हो सकता अगर पूरा गांव गंदगी पे उतारू हो जाए। एक सफाई कर्मचारी होता है, उसके पीछे लोग पड़े रहते हैं, अरे हम गंदगी करेंगे ही नहीं, सफाई की जरूरत ना सफाई कर्मचारी चाहिए और ना गंदगी चाहिए, हम गंदगी नहीं करेंगे। हमें ये भावना पैदा करनी है। तो हमें पार्ट 1 और पार्ट 2 पे पहले खूब मेहनत करना है, खूब माहौल बनाना है, जिससे कि हमारे पास एक अच्छा ड्राइवर जिसको ड्राइविंग की अच्छी जानकारी हो, तभी ये हमारा ये पीओ रूपी या पीसी रूपी गाड़ी चल पाएगा। तो देखो ये बड़ा आज हम लोगों की पहली बार बात हो रही है, कई बार आपको मिलना पड़ेगा, हमारी सुननी पड़ेगी, आपको बदलना पड़ेगा, आपको हमारी बात माननी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा, कष्ट झेलना पड़ेगा, फिर सितारे बहुत बुलंद होंगे। तो ये है मोटा सेल में मेरी शुभकामनाएं हैं। आज हम लोग जुड़े हैं। अब वो जैसे हम लोगों की रिश्तेदारी नहीं होती है, हर दूसरे महीने या तो फोन पे बात करते हैं, आते जाते हैं, वो रिश्तेदारी आपसे हमारी आज जुड़ गई है। मॉडल गांव के आप रिश्तेदार हो गए हैं, आप सभी लोग मॉडल गांव के रिश्तेदार हैं और आप आज से आपकी रिश्तेदारी हो गई है मॉडल गांव से। अब इस रिश्तेदारी को और मजबूत करना है। मेरी शुभकामनाएं, धन्यवाद। और ये कामयाब होगा, कोई रोक नहीं सकता। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? मैं इसलिए कह रहा हूं कि एज ए कलेक्टर बांदा में 18 घंटे में मेहनत करता था। मैं सुबह 5 बजे कुआं पे पहुंच जाता था, वहां पंचायत लगाता था, क्या पानी कैसे बचाओ, तालाब में गंदगी क्यों नहीं फेंकना चाहिए, कुआं की पूजा क्यों करना चाहिए, कुआं में घुस करके सफाई करो। कुआं तालाब हमने नारा दिया था, कुआं तालाब में पानी लाएंगे, बांदा को खुशहाल बनाएंगे और एक बरसात में 1 मीटर 34 सेंटीमीटर पानी को बढ़ाए। 18.5% क्रॉप प्रोडक्टिविटी बढ़ी। और हमने किसी से एक्स्ट्रा नहीं मांगा, जितना 75 डीएम थे, जितना 75 डीएम को मिलता था उतना हमें मिलता था, लेकिन हमने मेहनत से और जनता को हमने आगे किया। मैं आगे, डीएम पीछे, जनता को मैंने आगे किया। मेरा काम करने का तरीका, जनता दौड़ेगी, डीएम साहब पीछे रहेंगे। कोई लड़खड़ा गया, कोई गिर गया तो उठा करके उसको संभाल देंगे। और लोग क्या करते हैं, खुद दौड़ते हैं और जनता पीछे करते हैं। नहीं, ये फार्मूला मेरे समझ में, व्यक्तिगत मेरी राय है, कामयाब नहीं है। जनता को दौड़ने के लिए प्रेरित करना है। और एक दूसरी बात यह है, हम दें आप खाइए, ये वाला माइंड सेट, ये मानसिकता चेंज करनी है। हमें मांगने वाला नहीं बनाना है, हमें देने वाला बनाना है। हमें ये मानसिकता, हमें स्कॉलरशिप मिल जाए, हमें स्कूल का बैग मिल जाए, हमें मोजा मिल जाए, हमें राशन मिल जाए, ये जो मानसिकता है इसको हमें बदलने की जरूरत है। हमें इसको बदलने की जरूरत है और सक्षम बनाने की जरूरत है। जब आदमी सक्षम हो जाएगा तो जो आज मांग रहा है वो देने वाला बन जाएगा। तो हमें जो मांगने वाले को देने वाले में बनाना है। तो देखिए अब बहुत सारी बातें होंगी, दूसरे दौर में फिर हम लोग मिलेंगे, बात करेंगे, आपको यहाँ बुलाएंगे, आपके गांव आएंगे। जितने ये पीओ वाले हैं, आप लोग अपने गांव के 300 लोगों को तैयार करो और ऐसे वेबिनार कराइए। एक गांव पे हम एक वेबिनार करने को तैयार है, हमारी टीम तैयार है, ठीक है। जैसे आज आप समझ गए हम क्या बात करते हैं, कैसे करते हैं। आप पूरे गांव वालों को बताइए कि एक IAS अफसर हैं, वो आपको धनी बनाना चाहते हैं और धनी कैसे बनोगे ये बताना चाहते हैं, इस पर वो वेबिनार करना चाहते हैं। खड़ा करिए, 300 लोगों का लिस्ट बनाइए, फोन नंबर लीजिए, मोबाइल लीजिए, उनको सिखाइए और बताइए हम वेबिनार कर देंगे, ऐसे मोटिवेट कर देंगे, उनके शरीर में ऊर्जा भर देंगे, सोए हैं जगा देंगे, अगर जगे हैं तो दौड़ा देंगे। ये हमारा काम है। अब्दुल कलाम जो हमारे राष्ट्रपति थे, मछुआरे के बेटे थे, मछली मार के, आप लोग सब जानते हैं, ठीक है। और तो छोड़िए, आजकल ये रिलायंस का नाम बहुत है। रिलायंस के धीरू भाई अंबानी क्या करते थे पता है? पेट्रोल पंप पे वो जो पैसा हम लोग देते हैं तो वो डालते नहीं है, वो पेट्रोल डालते हैं गाड़ी में, वो काम करते थे। और क्या करके दिखाया? सोच बदलो, धीरू भाई अंबानी हो जाओ, सोच बदलो, सोचना शुरू करो। अच्छा आदमी बनने के लिए, धनी आदमी बनने के लिए लोग सोचता है पैसा चाहिए, जमीन चाहिए,
तब हम धनी बन सकते हैं, वो अच्छा बड़ा आदमी बन सकते हैं। ये गलत सोच है। अच्छा आदमी बनने के लिए ना धन चाहिए, ना पैसा चाहिए, ना जमीन चाहिए। अच्छा आदमी बनने के लिए अच्छा सोच चाहिए, अच्छा सपना चाहिए, और सपना दिमाग में आता है और देखने के लिए आंख है। तो अच्छा और बड़ा सपना देखिए। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सौरभ जी, नाउ यू कैन टेक ओवर। जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद अपनी बात रखने के लिए। और अभी जितने भी एफपीओ से जुड़े लोग हैं या जिसको भी मॉडल गांव पे कोई भी सवाल है, तो हम चाहेंगे आप अपने सवाल पूछें ताकि हम उनका हम जवाब दे सकें। कोई सवाल पूछना चाहेगा तो अपने आप को अनम्यूट करके प्लीज पूछें। जी हेलो, नमस्कार। नमस्कार। बोलें। विनीत कुमार मिश्रा, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जी आप सब लोगों को नमस्कार, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं। एक्चुअली मोस्टली हमारा काम अभी जो हम पिछले 5-6 साल से कर रहे हैं, वो एक इक्विपमेंट आता है एग्रीकल्चर का, लैंड लेवलर, जो जमीन को लेवल करता है। जी। तो अभी साहब बता रहे थे जैसे मुनीष जी कि मतलब जो एफपीओ हैं वो लग के काम कर रहे हैं सभी लोग। अभी कम से कम हमारी नजर में जितने लोगों से मैं मिला हूँ, कम से कम 250 एफपीओ। हेलो, सुन पा रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, बोलते हैं। 250 एफपीओ ऐसे हैं जिनके यहाँ मैं जा चुका हूँ, पर्सनली विजिट कर चुका हूँ। वो हमसे जुड़े हुए हैं, हमारे कांटेक्ट में है। और फिर जब उनके सदस्य की बात आती है तो कहीं ना कहीं सारी योजनाएं जाके अध्यक्ष और सचिव तक ही खत्म हो जाती हैं। जी। जो भी योजनाएं हैं गवर्नमेंट की, वो जाके अध्यक्ष और सचिव तक ही खत्म हो जाती हैं, आगे बढ़ ही नहीं रही है। जी। हम जब गए, लोगों से मिले, उनसे बात करी, तो वो लोग बस ये कहते हैं कि हाँ भाई साहब आए थे, आधार कार्ड ले लिया, खतौनी ले ली, और बता रहे थे कुछ लाभ दिलाएंगे, 1 बोरी सीमेंट दिला देंगे, ये खाद दिला देंगे, वो खाद दिला देंगे। बाद में पता चला उनका नाम एफपीओ में, उनका लिस्ट में है, लेकिन उनको पता ही नहीं कि जानकारी है कहाँ से, कहाँ आ रहा है, कहाँ जा रहा है। जी। तो थोड़ा इसके बारे में आप मार्गदर्शन करें कि ताकि इस तरीके की कोई पारदर्शिता आए जिससे लोगों को सात्विक लाभ मिले और समयबद्ध तरीके से उस काम का क्रियान्वयन किया जा सके। जी मुनीष जी। हाँ, देखिए, अब जब हम एफपीसी बना रहे हैं, अब आप चूंकि आप तो ऑलरेडी एफपीओ में काम कर रहे हैं ना? काम हम कर रहे हैं, एक्चुअली हमारा अभी टेम्परेरी में है, एक्चुअल अभी रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। ओके, आपका रजिस्टर्ड नहीं हुआ है। जी तो जी। हाँ, तो आपने देखा कि भारत सरकार ने जो योजना बनाई है, राइट जी, तो उन्होंने मतलब स्टेप बाय स्टेप बताया कि पहले क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। ठीक है। जी जी। सबसे पहले स्टेप में भारत सरकार ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि सबसे पहले लोगों को इकट्ठा करो, उनको समझाओ कि ये एफपीओ क्या है या एफपीसी क्या है, ये कंपनी क्या है। भाई देखिए, हम तो बहुत सारे लोग यहाँ हैं जो हम लोग खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं। हम भी अगर जो उद्योगपति हैं उनकी कंपनियों के बारे में हम कितना सा जानते हैं? हम कुछ नहीं जानते। कुछ नहीं सर, बता तो रहे हैं। सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके, तो हम लोग शेयर खरीद लेते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ खरीद रखे होंगे, लेकिन हम शेयर खरीदने के बाद हमको नहीं पता कि कंपनी क्या करती है। तो वो बहुत बड़ी कंपनी है, ये एक छोटी कंपनी होगी। तो यहाँ ये बात की जरूरत है कि सबसे पहले शेयर होल्डर को ये पता हो कि उसका यहाँ क्या योगदान है और क्या उसका स्टेक है, और वो भी इसका भागीदार है, वो इसका ओनर है, ये उसको पता होना चाहिए। जब तक ये जमीनी स्तर पे चीजें नहीं आएंगी तब तक भ्रष्टाचार इसी तरह होता रहा है और होता रहेगा। एक बात जान लीजिए, भारत सरकार ने जब योजना बनाई है तो भारत सरकार इसकी मॉनिटरिंग भी करेगी। जो कंपनी बनती है, कंपनी रजिस्ट्रार उसकी मॉनिटरिंग करता है कि नहीं करता है? करता है ना? तो इसकी मॉनिटरिंग भी होगी। तो ये इस तरह से जो चल रहा है ना कि कुछ लोग समझ रहे हैं कि वो अध्यक्ष और जो भी डायरेक्टर साहब या समझ नहीं रहे हैं सर। हमने जमीनी स्तर पे देखा है, हमने हम आपको सुनिए, हम आपको 200 से ऊपर नाम दे सकते हैं। समझ गए, आपकी बात समझ गए हम। हाँ सर, कुछ कहना चाह रहे हैं? सुनिए, ऐसा है, ये अगर ये सही होता तो हमें मॉडल गांव बनाने की जरूरत क्या होती? अगर चोरी नहीं होगी तो पुलिस की क्या जरूरत है? क्या तो ये गड़बड़ी है, इसी को तो हम ठीक करने आए हैं। और जब आदमी बीमार होता है तो डॉक्टर के पास तो जाता है ना। ये जो आपका दर्द है, आपको ही नहीं सरकार को भी पता है। सरकार के पास 574 की लिस्ट है, बाकायदे सूची है, ठीक है। इसीलिए तो हम काम कर रहे हैं, सारे डीएम काम कर रहे हैं, डीडीए जी काम कर रहे हैं,
नाबार्ड काम कर रहा है। तो आप केवल ये कि ये कैंसर है ठीक नहीं होगा, जब हम कैंसर का दवाई ढूंढ लिया हम सब ठीक करेंगे, यही तो बदलना है। इसीलिए तुम कह रहे विलेज मैनिफेस्टो की बात करो, विलेज मैनिफेस्टो बात करोगे, गांव गांव में जैसे चुनाव होता है पूरे गांव में, वो वाला माहौल क्रिएट करना है। विलेज मैनिफेस्टो क्या है कि हमें विकास के मुद्दे पे गांव में चुनाव लड़ना है। चुनाव का मतलब प्रधानी वाला चुनाव नहीं, विकास के चुनाव। तो आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, सब होगा, समय लगेगा। नहीं सर, हम परेशान नहीं, जो कटु सत्य है वो हमने बताया, आपको अवगत कराया। ठीक है, बिल्कुल सही आपने कहा। तो सरकार को भी ये पता है और इसकी व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं कि ऐसा नहीं हो। जो और कोई अपना अगला सवाल पूछना चाहेगा? जी जी जी, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही, बोलें। अभी हम एपीसी बना चुके हैं और उसके बाद 3 लाइसेंस ले चुके हैं खाद बीज का। और सबसे बड़ी समस्या हमारे सामने ये आ रही है कि जो हम कंपनियों से वार्ता कर रहे हैं, तो कंपनियां श्री राम हो चाहे वायर हो चाहे जो भी कंपनी हो, तो इतना वो कह रहे हैं पहले आप इतना पैसा हमारे पास जमा करिए तब हम आपको माल देंगे। ये बड़ा दिक्कत आ रही है। हम कह रहे हैं भाई हमारा ऐसे भारत सरकार के गाइडलाइन में है, तो आप हमारे माल दीजिए। 700 किसान है, 700 किसानों को हम पैसा दे रहे हैं, आप माल दीजिए। वो कह रहे हैं नहीं, ऐसे हम नहीं दे सकते आपको। ये समस्या बहुत बड़ी आ रही है। नहीं तो जो आपके मेंबर्स हैं उन्होंने अपनी हिस्सा पूंजी तो दे दी है ना आपको? जी जी जी। तो वो जो हिस्सा पूंजी उन्होंने दी है तो उसी पैसे से तो बिजनेस करना है ना सर। सर वो नहीं मैं कह रहा, मेरी बात आप समझिए। मेरा मतलब ये है कि वो अथॉरिटी देने के नाम पर एडवांस सिक्योरिटी के रूप में पैसा जमा करवाना चाह रहे हैं। सौरभ जी, आर यू गेटिंग दिस क्वेश्चन? वीरेश जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप चैट में अपना नाम, नंबर और अपने डिटेल्स हमें भेज दें। एक मिनट सर, क्या मैं जवाब दे सकता हूँ? हाँ बोलें। अरुण जी, आप जुड़े हैं? हाँ बिल्कुल जुड़े हूँ। अच्छा हाँ, तो चलिए हमारा काम आसान हो गया। हाँ, सर क्या है, कंपनियों की पॉलिसी है ना, उनकी मार्केटिंग पॉलिसी है, उस पॉलिसी को भारत सरकार नहीं बदल सकती। उन्होंने आपके लिए व्यवस्था बना दी, आपने लाइसेंस ले लिया। अब जो कंपनी की पॉलिसी है माल बेचने की, उस हिसाब से वो आपको माल देंगे। उसमें नाबार्ड या कोई भी और एजेंसी कुछ नहीं कर सकती। माल बेचने का राइट उनको है। आपको माल लेना है, खाद लेनी है, आप उनसे एडवांस की बात करिए या उनसे क्रेडिट की बात करिए, वो उन पे ही डिपेंड करता है। ठीक है, कोई गवर्नमेंट एजेंसी आपकी सहायता नहीं कर पाएगी। सर उस सहायता की बात नहीं कर रहे हैं। हमारी बात ये है कि इस जो कंपनियां हैं वो अपना डीलर बनाने के लिए पहले डीलर की बात करती हैं, उसके बाद माल देने की बात करती हैं। बिल्कुल यही उनका तरीका है। या पीओ को डायरेक्ट माल नहीं दे सकती ना, या पीओ को डीलर बनाएगी जब तभी ना डिस्काउंट देगी, अदरवाइज आपको एमआरपी पे माल देगी। अगर आपको कोई डिस्काउंट चाहिए 10%, 5%, तब तो माल फिर हमें प्राइवेट से लेने, जो डीलर है उनसे ले लेंगे, तो तब हमें क्या फिर आप एमआरपी पे ही तो पाएंगे, कोई डिस्काउंट तो पाएंगे नहीं। यही दिक्कत है सर, इसको तो प्रावधान करना चाहिए सरकार को। और ऐसा हमको पड़ा था भारत सरकार की गाइडलाइन, वो आपको माल जो देगा उस पे आपको सब्सिडी और डिस्काउंट देगा, बाकी कुछ और नहीं दे पाएगा आपको। चलिए ठीक, आप इफको से बात करिए। इफको जो है डायरेक्ट इफको भी नहीं दे रही है। नहीं, इफको का आप गूगल करिए, उन्होंने हरियाणा में कुछ लोगों को डीलर बनाया है एफपीओ को। वो पेपर निकालिए, अदरवाइज आप अपना व्हाट्सएप नंबर यहाँ भेज दीजिए, मैं वो पेपर भेज दूंगा कि देखिए वहाँ पे आपने किया है, आपको यहाँ करना होगा, उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। सर इतना हो जाए तो इफको की डिमांड है, हम तो इफको को ही कार्य करना चाह रहे हैं। उसमें हम आपकी मदद कर सकते हैं। इफको और आईपीएल में इंडियन पोटास लिमिटेड एबी, यूरिया, डीएपी वगैरह बनाती है, इसमें हम आपकी मदद कर। चल सर इसमें अगर हमारी मदद हो जाएगी तो हमारे किसानों को बहुत बड़ा ये कर लेंगे। आप जो लाइसेंस वगैरह है वो शेयर करिएगा, हम जरूर कर लेंगे। ठीक सर, धन्यवाद। देखिए एक बात और है, अभी ये पीओ का कॉन्सेप्ट, ये पीओ बहुत दिनों से बन रहा था, ये चल नहीं पाया। तो अचानक नहीं, सारे नियम में अब जैसे आप लोगों की आवाज जाएगी, सुनवाई होगी, फिर उसी में कुछ तो चेंज हुए हैं, कुछ और होंगे, कुछ नहीं भी हो पाएंगे। तो हमें हताश निराश होने की जरूरत नहीं, हमें चिल्लाते रहना है, अपनी आवाज उठाते रहना है। सर उसमें क्या है कि सरकारी लोग हैं, इफको के भी लोग, जब तक उनको आप पत्रावली नहीं दिखाते हैं कुछ सुनते नहीं। वो हरियाणा वाला पत्र दिखाएं
करने पे वो सुनते जरूर है कि हाँ वहाँ हुआ है, यहाँ आपको करना होगा, वो लेके जाना पड़ेगा। तो में हम बात कर लेंगे, आप मुझे दे दीजिए, इको में वो मार्केटिंग के डायरेक्टर से काम है ना, वो सब बात हो जाएगी, परेशान मत, करवा लेंगे। बस वो ये अरुण इनका नंबर लेकर देख लेना, बात किया जाएगा, ठीक है? बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये वीरेश तोमर कहाँ है? सीता उतापुर के आप रहने वाले कहाँ के हैं? जी सर, बदायूं, जनपद पड़ता बदायूं। क्या बताएंगे? ठीक, जनपद बदायूं, विकासखंड कादर चौक। वीरेश जी अपना नंबर चैट पे जरूर डाल दीजिएगा। चैट पे नंबर डाल देंगे। धन्यवाद जी। हेलो जी हेलो हाँ बोलिए। जी, मैं बिहार से हूँ, मेरा नाम नंदलाल सिंह है और पीओ है एग्रो ग्राम। जी हम ये थोड़ा जानना चाहूंगा, क्या एफपीओ धान खरीद सकती है किसानों का? यस, खरीद सकती है। यूपी में एफपीओ को सरकार ने सेंटर दिया है, लेकिन अब आपकी सरकार यूपी की है नहीं। अब ये पॉलिसी मैटर है कि दे वहाँ का पॉलिसी में बात करना पड़ेगा, लेकिन यूपी में एफपीओ को सेंटर दिया गया है प्रयोग के तौर पे, शुरुआती में कुछ जगह दिया गया है। अभी भी ट्रायल बेसिस जी है, जी तो अगर यूपी में हो जाएगा तो ये और स्टेट भी नकल करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिए, मुझे लगता है जब यूपी में हो गया तो आप यहाँ भी होगा। जी जी जी। दूसरा एक और मेरा सवाल है कि एफपीओ का जो हमारे शेयर धारक हैं वो किसान को बनना है, किसान को बनना चाहिए, लेकिन अभी तक है, बिहार की मैं बात बता रहा हूँ कि किसान बनना बिल्कुल नहीं चाहते हैं। वो सीधे कहते हैं अगर हमको खाद बीज लेना है दुकान चले जाएंगे। उनको बहुत हम लोगों ने समझाया कि भाई हम देंगे तो आपको एक गट लाएंगे, कम रेट में देंगे, लेकिन सरकार के लोग ही, कुछ सरकार के लोग ही जो होते हैं, जैसे किसान सलाहकार हैं और भी लोग हैं, उनके द्वारा अगर एफपीओ के बारे में थोड़ा अगर गांव के किसानों को बताया जाए तो वो लोग जल्दी जुड़ेंगे हम लोगों से। तो सर क्या कहना है आपका? हमने क्या कहा कि हम तैयार हैं आपके यहाँ वेबिनार करने को। अब आप जी 5 आदमी वेबिनार कहेंगे तो नहीं करूंगा, आप जी कम जी से कम आदमी का वेबिनार कराइए, हम करेंगे। और ओके देखो सर। माइंड सेट एक दिन में चेंज नहीं होगा। आपका कहना आपकी बीवी आपके बच्चे नहीं मानते हैं तो आप उपाय करते हैं, नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं बीवी बच्चा कि जाओ जैसे तो वैसा है। जब ये समाज है, समाज में बदलने के लिए लगाना पड़ेगा। हमने अभी सबसे कहा है कि आप कम से कम 100-200 लोगों का वो वेबिनार कराइए। हम आपकी बात मान तो रहे, हम करेंगे जी 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 जी। हेलो, नंबर पहले जी ठीक है सर, ओके सर। हेलो सर। हाँ जी बोले, पूछें। सर हमारा सवाल ये है सर। हेलो। हाँ बोले, बोलते रहे। सर मैं यूपी से, जिला बरेली से हूँ सर। जी सर जैसा कि कुछ लोगों का कहना है ना सर, जैसे आपने कहा था आधार कार्ड या खतौनी मांगते हैं सर, जी तो सर वो लोग भड़का देते हैं गांव में कि ये लोन निकाल लेंगे, कि ये जमीन नाम करा लेंगे। सर ऐसे लोगों को भड़का देते हैं सर, तो दिक्कतें पैदा हो रही हैं। हाँ तो वो भड़का देते हैं, एक मिनट, भड़का देते हैं इसका मतलब आपकी विश्वसनीयता खराब है। आप अपनी विश्वसनीयता बताइए, आपको अपनी विश्वसनीयता बढ़ानी है। ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। विश्वास, हमारा सारा संबंध विश्वास पे है। भड़काएगा नहीं। अरे पहले बात सुनिए, भड़काने वाला जाएगा तो उसको मारेंगे लाठी से कि वो इतना देवता टाइप का आदमी है, तुम उसके बारे में कह रहे हो, पटक के मारेंगे। इसलिए पहले बात समझिए, सुनिए पहले बात, आप अपने आप में पहले परिवर्तन लाइए। मैं कलेक्टर था, पहले भी बहुत कलेक्टर रहे, अभी भी हैं, लेकिन उनका विश्वास मैंने मेहनत करके जीता, ईमानदारी से मिलता था, उनकी समझ, सब विश्वास करने लगे। मेरे खिलाफ अगर किसी नेता ने कुछ बोल दिया तो वो सब पूरा जिला एक तरफ होता था, इतना खड़ा। आपको वो विश्वास जीतना पड़ेगा, समय लगेगा। अब आप वो देखिए, टोटल काम माहौल चेंज करने का है, और माहौल चेंज होगा विलेज मैनिफेस्टो से। पर्चा छपवाइए, गांव के घर घर में जाके चिल्लाइए, बताइए, उसके बाद हम भी वेबिनार। एक दिन में ये माहौल नहीं चेंज होगा जो आप चाह रहे हो। कोई भड़काएंगे ही, आपके दुश्मन होंगे, आपके गांव में खुराफाती होंगे, वो धीरे धीरे माहौल चेंज होगा। सर आप हमारी बात तो सुनिए सर। सुनाइए सुनाइए सत्येंद्र जी, सुनाइए, हम सुन रहे हैं। सर हमारे घर के ही लोग थे सर, और पुलिस केस भी कर दिया था सर, पुलिस भी साथ दे रही थी उनका। तो आप आधार मांग क्यों रहे थे, पहले बताइए। सर हमने पहले मेंबर बनाया था सर, शेयर होल्डर भी बनाया था 10% का सर। आपकी एफपीसी है?
जी, एफपीओ बजाज प्रोड्यूसर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा, तो जी सर। कितने लोग हैं इसमें? सर अभी नया ही बनाया, अभी जल्दी में सर। तो हमारे पहले हमारे मतलब गांव के ही लोग थे मेरा जो मेरा मेरा सवाल सुनिए, कितने लोग हैं? सिन मिल गया आपको? सर 12 लोग थे, जिसमें सर 2 लोगों ने सर मतलब कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिला आपको? जी सर। मिल गया? जी सर। अच्छा, अब क्या समस्या आ रही है? ये लोग मेंबर नहीं बन रहे हैं। जी सर, जैसे उन्होंने केस भी कर दिया कि ये हमारे ले गए, इन्होंने लोन भी निकलवा लिया, पूरा जस्टिफाई हुआ सर, पूरा अच्छा, क्लियर। आप बरेली में कहाँ से बात कर रहे हैं? सर बरेली सर, ये यूनिवर्सिटी है सर, इनका बुल्टन नंबर ले यूनिवर्सिटी। लो, एक मिनट, इनका नंबर लो, अलग से बात करना यहाँ। ये फोरम इसलिए नहीं, इनका ये व्यक्तिगत मैटर है, ये प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसको बाद में इनका नंबर ले करके आप नंबर सत्येंद्र जी भेजिए चैट पे, यहीं पे, ठीक है? इसको हम व्यक्तिगत दिखवाते हैं कि इसमें क्या हो सकता है आपके लिए। मदद करेंगे। ठीक है। हेलो जी जी बताएं। हेलो। हाँ बोले। हेलो नमस्कार सर, मैं मनोज बोल रहा हूँ सर, मनोज कुमार सिंह, कुशीनगर यूपी से। बोले। तो सर हमारा एक एफपीओ है, एफपीसी है, कुशाग्र भूमित्र के नाम से। जी। हमारे पास सर 328 मेंबर भी हैं इस वक्त। जी। हमने सर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जो स्कीम एक आई थी फॉर मशीनरी बैंक वगैरह के लिए, जी, हमने सर उसमें भी अप्लाई किया था, लेकिन उसमें जो हम लोगों को जो गाइडलाइंस दी गई थी उसमें ये बताया गया था कि आप बैंक से भी इसको फाइनेंस करा सकते हैं और ये फॉर्म मशीनरी बैंक अवेलेबल हो सकता है आपको। हमने सर काफी बैंकों के चक्कर मारे, जहाँ हमारा जिस सेंट्रल बैंक में अकाउंट है उसके पास भी, स्टेट बैंक के पास भी, हमने काफी वहाँ पर वो सिफारिश की कि साहब हमारे पास इतना, जो उसमें हमको 1.5 लाख रुपए आपके पास जमा करना है वो भी हम जमा कर रहे हैं, आप हमें फाइनेंस कर दीजिए कि हमें पैसा मिल जाए। 1.5 लाख रुपए से बैंक को फाइनेंस करना था, बाकी 12 लाख रुपए तो गवर्नमेंट से सब्सिडी आई जानी थी हमारे अकाउंट के। लेकिन सर बैंक ने उसको देने से इनकार कर दिया और सेंट्रल बैंक ने तो ये कह दिया कि साहब हमारे जो आरएम है उन्होंने मना कर दिया है कि ये आपका प्रॉब्लम है, बैंक इसमें कुछ नहीं कर सकता है। और स्टेट बैंक ने हमसे कहा कि आप 4 लाख की सिक्योरिटी रखिए हमारे पास, तब हम आपके पास आपका जो है इसमें फाइनेंस करेंगे, यानी तो आप गोल्ड लोन पर जो है, गोल्ड हमारे पास जो है यहाँ पर एक तरह से रखिए, तब हम आपको कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। आपका सवाल अरुण जी, आपका सवाल अरुण जी, आप सवाल समझ गए ना? बिल्कुल सर, समझ गए। हाँ, बस आंसर करिए। अरे इनका भी नंबर लेकर के इनका कांटेक्ट करो, मैं वहाँ के, और मुझे बताओ वहाँ के सीडीओ डीडीओ किससे बात करनी, मैं बात करूंगा, मुझसे बात बताओ, इनका पहले केस समझो और मुझे बताओ। सर वैसे ही हो जाएगा, इनका वैसे ही हो जाएगा। गवर्नमेंट की गाइडलाइन आ गई है कि आप अपने पास से खरीद सकते हैं सामान। आप जो है सबसे सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, सिंह साहब, आप जो है फाइनेंशियल कंडीशन ऐसी नहीं है कि आप अपना मोबाइल नंबर चैट में डालिए, हम करवा देंगे आपका। ओके सर, ओके ओके, थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी, बोले बोले, आवाज आ रही है आपकी। अरुण, इनका भी नंबर नोट करके देखो, इनकी क्या समस्या हल कराओ, और जहाँ जरूरत हो हमें बताओ, हम बात करेंगे वहाँ के डीडी से, सीडीओ से, सबसे बात कर लेंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, केशवानंद त्रिपाठी बोल रहा हूँ। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है, सुनाई नहीं आ रही। केशवानंद त्रिपाठी बोल रहा हूँ, महात्मा स्पाइसेस प्रोड्यूसर कंपनी रायबरेली से। जी बोले त्रिपाठी जी। सर आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट रखा है बहुत अच्छा है और बहुत प्रेरणादायी है, और हमने एक एफपीसी बना रखी है जी। उस एफपीसी की कंडीशन में बता रहा हूँ कि जो हम कृषि निवेश पहुंचा रहे हैं अपने गांव के किसानों को या शेयर धारकों को, 3 साल में ये असर पड़ा है कि 8 किलोमीटर के रेंज में जितनी प्राइवेट दुकानें थी वो बंद हो गई हैं। और इसके साथ ही हमने वृक्षारोपण पर बहुत सारे काम किए हैं, और अभी हमारा ये प्रयास है कि जो एफपीओ नई अवधारणा बनी है इसको लेकर के कहीं प्रशिक्षण
और ट्रेनिंग का कोई व्यवस्था नहीं है, तो मैं अपने एसपीओ के अंतर्गत भी एक ट्रेनिंग हॉल भी बनवा रहा हूँ। लेकिन इसके बाद एसपीओ में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तकनीकी रूप से। अभी जो आपकी अवधारणा है कि गांव, आइडियल गांव, सर मैं एसपीसी बनाने के बाद अपने गांव के लिए काम करना चाहता हूं, जिसमें आपका सहयोग अपेक्षित है जी। तकनीकी रूप से जो भी ये एसपीओ की समस्याएं आ रही हैं, मैं इसका एक्सपर्ट भी हूं और बहुत सारे नियम कानून बने हुए हैं, लोगों की अनभिज्ञता की वजह से लोग उसको समझ नहीं पाते हैं। आपका विचार बिल्कुल सही है कि अगर हम किसानों को समय पर सही मात्रा में और गुणवत्ता युक्त कृषि निवेश देते हैं, उपलब्ध करवाते हैं, उनकी उपज का सही मूल्य दिलवाते हैं, तो जैसा सर ने कहा है, कलेक्टर महोदय ने कहा है, निश्चित ही किसान हम पर विश्वास करके आगे बढ़ेगा। ये सारी समस्याएं वहां जन्म लेती हैं जहां किसान हम पर विश्वास नहीं करता, तो विश्वास करने के लिए हमको पहले उनके लिए कुछ करना होगा, उसके बाद ही। और आज हमारे एसपीओ में 1185 किसान सदस्य हैं। हम उनको स्तर पर यंत्र उपलब्ध करवा रहे हैं, केवीके से मिल करके, कृषि विभाग से मिल करके उनको प्रशिक्षण दिलवा रहे हैं, उनको आपने अभी जैसे बताया, आप 3 साल मेहनत किए तब ये रिजल्ट आया, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा है। यही बात हम भी कह रहे हैं कि वो हिमांशु पांडे को अमिताभ बच्चन तक पहुंचने में 10 साल लगे। हमारे यहाँ आदमी सोचता है जादू लगाओ और मॉडल गांव बन जाए, ऐसा नहीं होगा। इसीलिए हम कह रहे हैं पूरे गांव में 2500 पॉइंट पे पर्चा छपवा के लोगों के दिमाग में 2500 सफाई, कमाई, दवाई घुसेड़ देना है। ठीक है, एक बार घुस जाएगा तो आपको कोई समस्या नहीं आएगी। क्या सर, अभी जो ये जो समस्याएं आ रही वो इसी वजह से आ रही हैं क्योंकि अभी हम लोगों ने लोगों का मन नहीं बनाया। वो विलेज मैनिफेस्टो पे काम करिए 6 महीने, देखिए आप कैसे हीरो बनेंगे गांव के। अन्ना हजारे ने यही तो किया है। ये हमारा कुछ नहीं है। ये अन्ना हजारे साहब डंपर ड्राइवर थे, रिटायरमेंट के बाद लौट के आए, उन्होंने यही काम किया, उनको भी समय लगा, उनका मॉडल गांव है। हम एज ए वादा कलेक्टर 20 प्रधान को मॉडल गांव के लिए अन्ना हजारे साहब के गांव रालेगांव सिद्धि भेजे। जब प्रधान लोग देख के आए, नकल करने लगे, उनका गांव मॉडल गांव बनने लग गया। तो धीरे धीरे 10 साल में थोड़ी, इसी बीच मेरा ट्रांसफर भी हो गया। वहाँ पता है जो आप स्टाफ डिमांड कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब आप क्या करें। हाँ, और कोई सवाल? त्रिपाठी जी थैंक यू, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, करते रहिए। नहीं सर, एक निवेदन है कि मैं अपने गांव से आप लोगों को हाथ जोड़कर निवेदन करना चाहता हूं कि आप मेरा सहयोग करें। मैं अपने गांव को आइडियल बनाना चाहता हूं, यही आपसे हाथ जोड़कर निवेदन। नहीं, हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। जो भी जहां भी आप समझते हैं कि हमारा सहयोग आपके काम आएगा तो आप हमें बताएं। हमारा नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी और हमारी साइट हमने दिखा दी है, तो आप हमसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं इस पे। ठीक है त्रिपाठी जी। पाठी जी, पहले हम लोगों का आप वेबिनार कराइए, ये सबसे पहले वेबिनार कराइए, हम आपके गांव से ऑनलाइन बात करेंगे। सर फरवरी के फर्स्ट वीक में मैं करवाऊंगा सर। हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात है त्रिपाठी। अगर अभी ये कोरोना ठीक हो जाएगा तो हम आपके गांव खिचड़ी भोज करने आएंगे, बात करेंगे, खिचड़ी खाएंगे पत्तल में। सर ये हमारा सौभाग्य होगा। बिल्कुल आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। पहले ऑनलाइन बात करूंगा, फिर खिचड़ी भोज करने आऊंगा, पत्तल में खिचड़ी खाऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू त्रिपाठी जी। और कोई सवाल किसी मित्र का? सर तो अब 2:45 बज गया है, अगर आपकी इजाजत हो तो सौरभ जी वाइंड अप किया जाए। जी सर, सौरभ जी वाइंड अप करिए। लोगों का हमारे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी वेबसाइट, हमारा व्हाट्सएप का नंबर, हमारा ईमेल आईडी सब कुछ आपसे शेयर किया जा चुका है। ये सिर्फ एक वेबिनार तक की मुलाकात नहीं थी, अभी हम आपसे निरंतर टच में रहेंगे। हमारा आपसे आग्रह है कि हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी ईमेल आईडी पे आप अपने सुझाव, आपकी कोई ऐसी दिक्कतें हैं या कोई भी ऐसे आपके मन में बात है जो आपको लगता है हम अपने गांव में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसे एक मॉडल गांव बनाने के लिए हमसे साझा करिए। हम आपसे संपर्क में रहेंगे और हमारी टीम के लोग आपसे निरंतर अगले वेबिनार के लिए भी आपको उस पर निमंत्रण देंगे। तो जब तक हम लोग आगे मिल नहीं रहे हैं, हमसे संपर्क बनाए रखें, अपनी बातें हमसे कहते रहें, और तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर।